जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हमारी टेस्ट सीरीज के सेकंड टेस्ट जो इथिक्स का था उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रश्न हमने टेस्ट में दिए हैं उनके लिए क्या अधिकतम संभावित आदर्श उत्तर हो सकता है। साथ ही हम आपको बता दें कि इस टेस्ट सीरीज में कई बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, साथ ही साथ कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें अभी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है यह वीडियो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। शुरुआत में हम इसके 3 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे जो हमने इस टेस्ट में लिए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है महावीर और बौद्ध दर्शन में मूलभूत अंतर। देखिए, हम बता दें कि हमने दर्शन में अंतर पूछा है, ना कि धर्म में। यहाँ धर्म में अंतर हिस्ट्री की तरह क्वेश्चन लिखा जाएगा, जबकि दर्शन इथिक्स में आता है। तो कई बच्चों ने लिखा है इसमें कि इनकी भाषा प्राकृत थी, पाली थी। तो ये जो अंतर है ये हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री के पेपर में यदि आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, परंतु इथिक्स के पेपर में हमें दार्शनिक बातें लिखना है, दार्शनिक अंतर लिखना है। हम इसका उत्तर देखेंगे। बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो इन्होंने व्यवहारिक अहिंसा को स्वीकार किया है, जबकि जैन दर्शन में अत्यधिक कठोर रूप से अहिंसा का पालन किया गया है, अर्थात अहिंसा के चरम को स्वीकार किया गया है। जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा के व्यवहारिक अर्थात जो व्यवहार में जिस अहिंसा का प्रयोग किया जा सकता है उसका प्रयोग या उसका रूप स्वीकार किया गया है। सेकंड अंतर है बौद्ध धर्म में जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था दोनों का विरोध किया, जबकि जैन धर्म में केवल जाति प्रथा का विरोध हुआ, वर्ण व्यवस्था का नहीं। तीसरा हम अंतर देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो था वो इसी जीवन के साथ ही निर्वाण की प्राप्ति को मानता था, जबकि जैन धर्म में कहा गया कि आपको निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के उपरांत ही हो सकती है। चौथा है बौद्ध धर्म अनात्मवादी था, बौद्ध दर्शन अनात्मवादी था, अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि जैन दर्शन आत्मावादी था, आत्मा में विश्वास रखता था। सेकंड हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है प्रतीत समुत्पादवाद। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो पहला हमने बिंदु लिया है बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। तो प्रतीत समुत्पाद कहाँ बताया गया है? तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सेकंड है इसका अन्य नाम कार्य कारण सिद्धांत है। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे। प्रतीत का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर, जबकि समुत्पाद का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसे हम कैसे कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु का होना या कार्य का होना अन्य वस्तु या कार्य के होने के लिए उत्तरदायी होता है। यह तो क्या है? प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है। और प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम हैं जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, अर्थात बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रमों को स्वीकार किया गया है, जिन्हें नाम दिया गया है द्वादश निदान। तीसरा हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था अपरिग्रह। अपरिग्रह से आप क्या समझते हैं? तो अपरिग्रह जैन दर्शन के पंच महाव्रत में शामिल एक अणुव्रत है। पंच महाव्रत अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसका प्रतिपादन की अगर हम बात करें तो ऋषभदेव द्वारा किया गया। अर्थ क्या है? क्या शाब्दिक अर्थ इसका लिया जाता है? धन अथवा वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। चौथा है यह सिद्धांत नैतिक जीवन बिताने के लिए उत्प्रेरक है, अर्थात व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपरिग्रह प्रासंगिक है। दूसरी हम इसकी प्रासंगिकता देखेंगे कि गांधी जी की जो न्यायशीलता सिद्धांत था उसका आधार अपरिग्रह ही था, अर्थात जैन धर्म के अपरिग्रह से प्रभावित होकर गांधी जी ने न्यायशीलता सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 अर्थात 1828 में की गई। संस्थापक इसके राजा राममोहन राय थे। अन्य सदस्य की हम बात करें केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? मैन इसका क्यों पूछा गया है? इथिक्स में इसके उद्देश्य और उपलब्धि या कार्य की वजह से ही ब्रह्म समाज पूछा जाएगा। इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, स्थापना, संस्थापक, अन्य सदस्य, क्योंकि यह हिस्ट्री में लिखे जाएंगे, ना कि ज़्यादा महत्वपूर्ण इथिक्स में होंगे। उद्देश्य था सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। सेकंड है स्त्री उत्थान के कार्य करना। थर्ड है सामाजिक उन्नति करना। इसकी प्रमुख उपलब्धि क्या रही ब्रह्म समाज की, वह हम देख लेते हैं। सती प्रथा का अंत, जो कि राजा राममोहन राय ने किया, किसके सहयोग से? विलियम बेंटिक की सहायता से। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था गांधी जी की पुस्तकें। यह हमने प्रश्न लिखा था गांधी जी की 3 पुस्तकें। जब इस तरह का प्रश्न हो तो आप 3 पुस्तकें भी लिख सकते हैं और उनकी थोड़ी सी जानकारी आप साथ दे सकते हैं। हमने यहाँ 4 या 5 पुस्तकें लिख दी हैं और थोड़ी थोड़ी उनकी जानकारी दी है। जैसा पहली पुस्तक थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह उनकी आत्मकथा थी जो कि 1927 में लिखी गई। सेकंड पुस्तक है हिंद स्वराज, 1909 में यह लिखी गई। थर्ड थी मेरे सपनों का भारत। फोर्थ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, जो कि 1924 में लिखी गई। फिफ्थ हमने ली है गीता।
देखिए, जब भी इस तरह की पुस्तकों के नाम पूछे जाएं तो आप कोशिश करें कि सबसे ऊपर वह पुस्तक लिखी जाए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसी क्रम में आप पुस्तकों के नाम लिखते जाएं। हमने अब आगे विवेकानंद जी की पुस्तकें पूछी थी, तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया था कि 3 पुस्तकें लिखें, तो आप कोशिश करें कि कम से कम 5 या उससे अधिक पुस्तक लिख सकें। इनकी पुस्तकों के नाम हैं मेरा जीवन तथा देह, सिस्टर निवेदिता की जीवनी, कर्मयोग, प्रेम योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, और लास्ट है जाति, संस्कृति और समाजवाद। यह स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकों के नाम हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था तुलसीदास के जो राम राज्य था या जिस राम राज्य की उन्होंने कल्पना की थी उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है तुलसीदास के राम राज्य की, तो उसका स्रोत है रामचरितमानस। अब इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। इसमें प्रजा सुख को सर्व प्रमुख माना गया है, अर्थात राजा को सर्व प्रमुख ध्यान किसका रखना चाहिए, प्रजा के सुख को सर्व प्रमुख मानना चाहिए। सेकंड है तुलसी का राम राज्य सर्वधर्म संभाव तथा समानता पर आधारित था, अर्थात राज्य में सभी धर्म को समान तथा समानता अर्थात सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। थर्ड है राम राज्य में आदर्श राजा को प्रस्तुत किया गया है, अर्थात राजा के कार्य या राजा का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए वह इसमें प्रस्तुत किया गया है। फोर्थ है राम राज्य में कलयुग से मुक्ति की परिकल्पना की गई है, अर्थात कलयुग से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे इसके जो दुष्परिणाम है उनको टाला जा सकता है, उसकी परिकल्पना राम राज्य में की गई है। नेक्स्ट हमारा है सर्वोदय। सर्वोदय डायरेक्ट लिखा था तो हम इसे लिखेंगे कि यह गांधी जी की अवधारणा है। 3 मार्कर की तरह हमें लिखना है। तो एक डायग्राम हमने फ्लो डायग्राम लिया है। सर्वोदय, सर्वोदय पहले तो शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। सर्वधन उदय, सर्व मतलब सभी का, उदय मतलब उत्थान। अब ऊपर हमने इसे समझा सकते हैं कि किसका, किसका अर्थात सभी का। सभी में कौन शामिल है, स्त्री, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी का क्या क्या होगा सर्वोदय में, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक उत्थान की बात सर्वोदय में की गई है। इसके उद्देश्य क्या है, सर्वोदय का उद्देश्य है सामाजिक सहयोग एवं समानता की स्थापना करना, शोषण वर्ग संघर्ष को समाप्त करना। सर्वोदय जो सिद्धांत है गांधी जी का, वो किससे प्रभावित होकर गांधी जी ने प्रतिपादित किया, तो इस पर गीता, उपनिषद, जैन दर्शन, बोधिसत्व, रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय जैसे थिंकर आदि का प्रभाव था। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य लिखे थे, तो यह हम बताएंगे कि बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है। अब 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। पहला है दुख, दुख इसका अर्थ है संसार में दुख है। सेकंड है दुख समुदाय, अर्थात दुख के कारण है। थर्ड है दुख निरोध, अर्थात दुख के निवारण भी है। और लास्ट है, फोर्थ है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात निवारण के लिए मार्ग है या उपाय है जो कि अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था त्रिरत्न। देखिए यहाँ कहीं लिखा नहीं गया था कि बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न लिखना है या जैन दर्शन के त्रिरत्न, तो हमने दोनों के दर्शन, दोनों के त्रिरत्न ले लिए हैं। जब किसी एक के पूछे जाएं तो आप उनको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, परंतु हमने यहाँ दोनों के लिखे हैं तो इनको डिफाइन 3 मार्कर में नहीं किया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म, संघ, जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र हैं। त्रिरत्न के उद्देश्य क्या है, इनका प्रतिपादन क्यों किया गया, तो मोक्ष प्राप्ति करना दोनों ही दर्शन में इसका उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था प्लेटो के राजनीतिक गुरु या प्लेटो के गुरु का नाम लिखना था, तो हमने इसे एक वाक्य के रूप में लिखा है, प्लेटो यूनान के प्रमुख दार्शनिक थे जिनके गुरु का नाम सुकरात था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज देखिए एक पुस्तक थी, तो इसे कैसे हम लिख सकते हैं। इसकी रचना गांधी जी द्वारा 1909 में की गई। इसकी भाषा गुजराती थी। वर्णन क्या किया गया है, तो गांधी जी का राजनीतिक जीवन इसमें वर्णित है। साथ ही साथ हिंद स्वराज में गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता और पश्चिमी सभ्यताओं की आलोचना हेतु गाइड प्रदान करते हैं। इसमें गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता और भारतीय स्वतंत्रता की जो आलोचना है या भारतीय स्वतंत्रता के जो मार्ग में अवरोधक थे उनकी आलोचना हेतु एक गाइड प्रदान की है। नेक्स्ट हमारा था कबीरदास जी की रचनाएं। तो हम रचनाओं की यहाँ भाषा लिख दी है कि क्या भाषा थी, तो रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई। 3 प्रमुख रचनाएं इनकी हम देखते हैं और 2 अन्य रचनाएं भी हमने ली हैं। साखी, स्तबद, रमैनी इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साथ ही साथ ग्रंथावली और अनुराग सागर भी हमने ले ली हैं। साखी, स्तबद, रमैनी का जो वाणी संग्रह किया गया वो बीजक नाम से किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन था गांधी जी की अहिंसा। गांधी जी की अहिंसा से आप क्या समझते हैं, तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि गांधी जी के अनुसार मन, वचन और कर्म से किसी का अमंगल ना होने देना ही अहिंसा है। मन, वचन, कर्म से किसी का अमंगल ना होने देना ही क्या है, अहिंसा है। जबकि अहिंसा नैतिक जीवन जीने का तरीका है। यह भी गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा नैतिक जीवन जीने का तरीका है।
थर्ड है गांधी जी के अनुसार अहिंसा वीरस्य भूषणम, अर्थात वीर का भूषण ही अहिंसा है, यह नहीं कि आप अहिंसा यदि जो रखा है तो वो है वीर नहीं है। फोर्थ है गांधी जी के अनुसार सत्य नामक साध्य की प्राप्ति हेतु अहिंसा एकमात्र साधन है, अर्थात यदि आप सत्य को साध्य मानते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके साधन या उसके मार्ग के रूप में गांधी जी अहिंसा को स्वीकार करते हैं। यहाँ हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आगे 6 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्यस सप्तांग थ्योरी। इसका हम आंसर देखेंगे। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य ने राज्य के संदर्भ में सप्तांग सिद्धांत दिया। कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी शरीर के 7 अनिवार्य अंग होते हैं, अंगों के पारस्परिक सहयोग से ही राज्य का विकास होता है। देखिए कौटिल्य ने राज्य को 7 भागों में विभक्त किया और उनकी तुलना शरीर के 7 अंगों से की, जो इस तरह है। पहला ये राजा की तुलना सिर से की है। राजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य का केंद्र होता है, अर्थात केंद्रीय बिंदु राजा होता है। राजा को कैसा होना चाहिए? राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, बौद्धिक संपन्न होना चाहिए। सेकंड है अमात्य सप्तांग सिद्धांत, यह चल रहा है। 7 अंग है इसके, पहला राजा, दूसरा अमात्य। अमात्य की तुलना आंख से की है। यह राजा के सहयोगी मंत्री होते हैं और इनकी नियुक्ति राजा के द्वारा स्वयं की जाती है। जबकि इन्हें कैसा होना चाहिए? तो यह जिम्मेदार, योग्य व चरित्रवान होने चाहिए। थर्ड हमारा है जनपद, जिसकी तुलना जंघा से की गई है और इसका अर्थ होता है जनयुक्त भूमि, अर्थात ऐसी भूमि जहां पर जनसंख्या निवास करती है। क्या इसकी अर्थ है या भूमिका है? शक्तिशाली राज्य निर्माण हेतु नवीन जनपदों की बात कौटिल्य ने कही है। यदि आपको राज्य को शक्तिशाली बनाना है, उसका विस्तार करना है, तो नवीन जनपदों की स्थापना होती रहनी चाहिए। फोर्थ हमारा है दुर्ग, जिसकी वहां से तुलना कौटिल्य ने की है। इसमें कोष तथा सेना को सुरक्षित रखा जाता था। दुर्ग किस लिए निर्माण किए जाते थे? जिससे इसमें कोष, सेना आदि को सुरक्षित रखा जा सके। इन्हें 4 दुर्ग कौटिल्य ने बताए हैं। पहला है औदिक, दूसरा पार्वत, तीसरा धनवन और चौथा वन। औदिक, दुर्ग, पार्वत, धनवन और वन। औदिक से तात्पर्य है भूमि के आसपास निर्मित, अर्थात जहाँ कुछ नहीं है, भूमि है, वहाँ दुर्ग निर्माण। पार्वत अर्थात पर्वतीय भूमि में निर्मित दुर्ग। धानवन अर्थात मरुस्थलीय भूमि में निर्मित दुर्ग। और वन भूमि अर्थात वनीय जंगल में स्थित दुर्ग से की बात कही है। फिफ्थ हमारा है कोष, जिसकी तुलना कौटिल्य ने मुख से की है। इसका संबंध वित्तीय व्यवस्था से है। कोष का संबंध कोष वृद्धि हेतु कौटिल्य करारोपण की बात करते हैं, अर्थात कोष को निरंतर करारोपण द्वारा वृद्धि करना चाहिए। कोष क्यों मानते हैं? तो इससे राज्य की सुरक्षा एवं भविष्य में कोई आपातकालीन स्थिति आए तो उससे निपटने हेतु कौटिल्य कोष रखने की बात करते हैं। 6 हमारा है दंड, जिसकी तुलना कौटिल्य ने मस्तिष्क से की है। दंड अर्थात सेना, दंड को सेना कहा है और यह क्यों कि सेना राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार हेतु आवश्यक है। इसके 4 प्रकार थे: हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना एवं पैदल सेना। कौटिल्य के अनुसार सेना को साहसी, बलशाली एवं देश प्रेमी होना चाहिए। 7 हमारा है मित्र, जिसकी तुलना कौटिल्य ने शरीर के अंग कान से की है। राज्य की उन्नति एवं विपत्ति में सहायतार्थ राज्य को मित्र की आवश्यकता होती है। क्यों मित्र चाहिए? जिससे विपत्ति एवं सहायता में राज्य की सुरक्षा हो सके, इसलिए मित्र होना चाहिए। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की प्रासंगिकता भारतीय संविधान में झलकती है। भारतीय संविधान में कैसे कि जो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया है या राज्य के 7 अंग बताए हैं, वहीं वर्तमान में राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें संप्रभुता, सरकार, भूभाग व जनसंख्या से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी जी की न्यासिता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। न्यासिता सिद्धांत को हम देखेंगे। न्यासिता सिद्धांत की हम बात करें, समाज में आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए न्यासिता के सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी जी ने किया। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। क्या न्यासिता का अर्थ होता है या ट्रस्टीशिप से क्या आशय है? न्यासिता से आशय है कि धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति के उतने ही भागों का उपयोग करेगा जितनी उसको आवश्यकता है, तथा शेष धन को समाज की धरोहर मानकर एवं स्वयं को उसका संरक्षक समझकर उसका उपयोग समाज के हित में करेगा। अर्थात आपके पास जितनी भी संपत्ति या धन है उससे अपनी आवश्यकता पूरी कर लीजिए और जो बचा हुआ धन है उसे जनहित में, समाज के हित में व्यय करना चाहिए। ट्रस्टीशिप के क्या आधार हैं? गांधी जी ने क्यों यह सिद्धांत किया? तो गांधी जी एक भावना या विचार को मानते थे कि सबय भूमि गोपाल की, अर्थात सब भूमि जो है या सब कुछ गोपाल का है, तो किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होना
अच्छा नहीं है या नैतिक नहीं है। दूसरा है अपरिग्रह। धन अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संग्रह ना करना, अर्थात व्यक्ति को धन संग्रह नहीं करना चाहिए, उसे समाज हित में व्यय कर देना चाहिए। थर्ड है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, चोरी करके धन को एकत्रित नहीं करना चाहिए। न्यासिता के सिद्धांत को पारित करने के क्या उद्देश्य गांधी जी के थे? पहला, सर्वोदय के आदर्श की स्थापना करना, अर्थात सभी का उदय, सभी की उन्नति करना न्यासिता का उद्देश्य था। सेकंड है आर्थिक विषमता का निवारण, अर्थात जो निम्न वर्ग या निर्धन लोग हैं उन्हें समानता का अवसर प्रदान करना, उन्हें समान आर्थिक विकास उपलब्ध कराना न्यासिता का उद्देश्य था। थर्ड है अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद समाप्त करना, न्यासिता का तीसरा उद्देश्य था। चौथा हमने लिया है सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना, अर्थात समाज में सभी लोगों की समानता एवं आर्थिक रूप से सभी को समान या न्याय उपलब्ध कराना न्यासिता के उद्देश्यों में शामिल है। आगे हम देखेंगे, उल्लेखनीय है कि गांधी जी आर्थिक समानता की स्थापना हेतु पूंजीवाद एवं मार्क्सवाद के भावात्मक पक्षों को स्वीकार करते हैं। भावात्मक पक्ष कैसे? कि गांधी जी उत्पादन की दृष्टि से पूंजीवाद अर्थात सभी को स्वतंत्रता एवं वितरण की दृष्टि से समाजवाद अर्थात वितरण में कमजोर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, यह समाजवाद कहता है। तो इन दो रूपों को गांधी जी स्वीकार करते हैं। कैसे? कि उत्पादन आप पूंजीवाद के आधार पर करो और वितरण उसका समाजवाद के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि समानता की स्थापना हो सके। नेक्स्ट, गांधी जी पूंजीपतियों द्वारा अतिरिक्त धन का प्रयोग समाज हित में कराने के लिए सत्याग्रह, असहयोग एवं हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, अर्थात जो धनी व्यक्ति हैं वह अपना धन सर्व जनहित में कैसे करेंगे, व्यय कैसे करेंगे, तो उसके लिए गांधी जी उपाय बताते हैं कि आप सत्याग्रह का मार्ग अपनाइए, असहयोग कीजिए उनके प्रति और उनका हृदय परिवर्तन कराइए। वर्तमान समय में अब हम न्यासिता सिद्धांत की प्रासंगिकता देखेंगे, किस तरह यह प्रासंगिक हो सकता है। इसे हमने दो आधार में विभक्त किया है, पहला है नैतिक आधार, दूसरा है भौतिक आधार। नैतिक आधार में हम देखेंगे कि सभी कुछ ईश्वर का है। हमने पहले देखा कि सवै भूमि गोपाल की, और उसी से प्राप्त होता है, मतलब हम सब कुछ ईश्वर का है, उसी से हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में पूंजीपति द्वारा अधिकाधिक धन अर्जित करना और ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना, जबकि निर्धन का अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करना अन्यायपूर्ण एवं अनुचित व अनैतिक है। यह तो हमने नैतिक आधार पर इसकी प्रासंगिकता बताई। अब हम देखेंगे भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर कि पूंजी के संवितरण से श्रमिकों व पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष समाप्त होगा। जब पूंजी समान रूप से सब लोगों के पास वितरित हो जाएगी तो जो वर्ग संघर्ष या पूंजीपति और श्रमिक के मध्य संघर्ष चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारा गांधी जी की न्यासिता का सिद्धांत का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन के पंच महाव्रत। जैन दर्शन के पंच महाव्रत हम देखेंगे क्या है। तो व्यक्ति द्वारा नैतिक जीवन बिताने तथा उसके सामाजिक, आत्मिक व नैतिक उत्थान हेतु जैन दर्शन में 5 महाव्रतों का अनुसरण करने पर बल दिया गया है। 5 महाव्रत नैतिक जीवन बिताने हेतु जैन दर्शन में प्रतिपादित किए गए। प्रतिपादन इनका किसने किया? तो 4 जो प्रारंभ के थे उनका ऋषभदेव ने, जबकि पंचम जो कि ब्रह्मचर्य था उसका प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया। 4 थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं पंचम जो था वो था ब्रह्मचर्य। हम इन्हें समझेंगे कि क्या ये महाव्रत थे। पहला है सत्य। तो सत्य का अर्थ है मन वचन कर्म से असत्य को त्याग देना, अर्थात ना असत्य के बारे में सोचना, ना ही उसके बारे में कुछ असत्य बोलना और ना ही कर्म से किसी रूप का असत्य कार्य करना, इन सभी को त्याग देना ही सत्य है। और ऐसे वचन बोलना जो ना केवल सत्य हो अपितु मधुर भी हो। सेकंड हमारा है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है मन वचन या कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव सदैव रखना। यह हमारी अहिंसा है कि ना तो किसी को कार्य से, ना वाणी से और ना ही मन विचार से किसी को कष्ट पहुंचाने से है। थर्ड हमारा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है किसी के धन, संपत्ति या ज्ञान की चोरी ना करना, साथ ही साथ किसी को उसके अधिकार से वंचित ना करना अस्तेय में शामिल किया जाता है। फोर्थ हमारा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है धन अथवा वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। यह सिद्धांत गांधी जी की न्यासिता का आधार है। फिफ्थ हमारा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो। व्यक्ति को मन वचन कर्म से सभी वासनाओं का त्याग करना चाहिए। स्वयं पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। निष्कर्ष हम देखेंगे समाज में नैतिकता के प्रसार हेतु पंच महाव्रत वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अर्थात इन महाव्रतों का अनुसरण वर्तमान में भी करना चाहिए ताकि समाज नैतिकता पूर्ण हो। नेक्स्ट हमारा 6 मार्क्स क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की नैतिक शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म की नैतिक शिक्षाओं को हम देखेंगे। बुद्ध धर्म
का समाज के नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप उदय हुआ। इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। अर्थात जब समाज में नैतिकता का पतन होने लगा तब बौद्ध धर्म ने जन्म लिया, जिसके प्रारंभकर्ता या प्रवर्तक बुद्ध थे। इनके हम नैतिक शिक्षाएं देखेंगे। 6 भागों में हमने इन्हें बांटा है। पहला 4 आर्य सत्य, सेकंड त्रिरत्न, त्रिपिटक, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता एवं पंचशील आदि बुद्ध धर्म की या महात्मा बुद्ध की नैतिक शिक्षाएं हैं। अब इन्हें हम थोड़ा सा समझेंगे। पहला 4 आर्य सत्य, जो कि हम 3 मार्कर क्वेश्चन में देख चुके हैं कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख है, दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है, दुख निरोध अर्थात दुख के निवारण भी हैं, दुख निरोध मार्ग अर्थात दुख निवारण के मार्ग भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग प्रतिपादित किया। त्रिरत्न की अब हम बात करें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हैं, जबकि त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध सिद्धांत इनमें दिए गए हैं, विनय पिटक में आचार व्यवहार की बात की गई है, जबकि अभिधम्म पिटक में धार्मिक व नैतिक शिक्षा का वर्णन किया गया है। अष्टांगिक मार्ग की हम बात करेंगे। इनका प्रतिपादन क्यों किया, तो दुख से मुक्ति पाने हेतु बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग लाया गया, या जो आपका दुख निरोध मार्ग है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, वही अष्टांगिक मार्ग है। इसमें 8 मार्ग क्या हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, थर्ड है सम्यक वाक, नेक्स्ट है सम्यक कर्म, नेक्स्ट सम्यक जीविका, नेक्स्ट है सम्यक प्रयास, नेक्स्ट सम्यक स्मृति और लास्ट है सम्यक समाधि। इस तरह अष्टांगिक मार्ग पूरे होते हैं। और अगली जो शिक्षा है वह है पंचशील। पंचशील में बौद्ध धर्म की आचरण संहिता या पंचशील को बौद्ध धर्म की आचरण संहिता माना जाता है, अर्थात आपको किस तरह का आचरण व्यवहार करना चाहिए वह पंचशील में शामिल है। पहला इसमें है हिंसा ना करना, सेकंड है चोरी ना करना, थर्ड व्यभिचार या गलत व्यवहार ना करना, फोर्थ है झूठ ना बोलना और 6 है नशा ना करना। यह सारी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं नैतिक जीवन जीने का आधार हैं, अर्थात इन्हीं आधारों पर आप नैतिक जीवन का आचरण कर सकते हैं, नैतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत। गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत समाज के सभी, इसकी हम परिभाषा देखेंगे, समाज के सभी वर्गों के जीवन के सभी पक्षों का सर्वांगीण उत्थान ही सर्वोदय है। समाज के सभी वर्गों के जीवन के सभी पक्षों का सर्वांगीण उत्थान ही क्या है? सर्वोदय है। इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक उत्थान की बात निहित है, न केवल गुणात्मक अपितु मात्रात्मक उत्थान भी इसमें निहित है। सर्वोदय वस्तुतः समाज के सभी वर्गों एवं जीवन के सभी पक्षों के उत्थान का एक अद्वितीय प्रयास है। इसमें देखिए समाज के सभी लोगों को शामिल किया गया है, साथ ही साथ जीवन के सभी पक्षों के उत्थान की भी बात सर्वोदय में की है। एक हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के रूप में देखेंगे कि ये क्या है। तो क्या है? सामाजिक आर्थिक नैतिक उत्थान करना है। किसका? तो सभी का, स्त्री पुरुष हो, चाहे वह अमीर गरीब हो या दलित हो या फिर उच्च कुल से संबंधित हो, सभी का इसमें उत्थान की बात की गई है। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है शोषण, संघर्ष, विषमता की समाप्ति करना। शोषण समाप्त हो, संघर्ष समाप्त हो और जो विषमता व्याप्त है वह भी समाप्त हो। और दूसरा उद्देश्य है प्रेम, सहयोग, समता एवं सर्वहित की मंगल कामना इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसका प्रभाव या गांधी जी के सर्वोदय पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो गीता, उपनिषद, जैन दर्शन, बोधिसत्व, रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय आदि के विचार से प्रभावित होकर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर्वोदय के उपाय या सर्वोदय करने के लिए गांधी जी क्या उपाय करते हैं? पहला तो यह कि न्यासिता की अवधारणा गांधी जी प्रस्तुत करते हैं, इससे सर्वोदय प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है हृदय परिवर्तन की बात गांधी जी करते हैं और थर्ड है सत्याग्रह एवं आंदोलन आदि की भी बात गांधी जी करते हैं। सर्वोदय की अब हम पूर्ववर्ती सिद्धांतों से तुलना देखेंगे या फिर इसे ही हम सर्वोदय की विशेषताएं कह सकते हैं। पहला ये मात्रात्मक रूप से श्रेष्ठता। मात्रात्मक में कैसे? उपयोगितावाद जहां अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख को आदर्श मानता है, अर्थात अधिकतम लोग सुखी हो जाएं तो वह आदर्श स्थिति मानी जाएगी, जबकि सर्वोदय के सर्व में सभी का समावेश हो जाता है, अर्थात गांधी जी अधिकतम लोग नहीं सभी के सुख की बात करते हैं। सेकंड है गुणात्मक रूप से श्रेष्ठता। मार्क्स जहां जीवन के आर्थिक उत्थान पर बल देते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं? आप व्यक्ति के आर्थिक उत्थान हो जाए तो सभी क्षेत्रों में उत्थान स्वतः ही हो जाएगा, जबकि सर्वोदय में जीवन के सभी पक्षों का समग्र उत्थान की बात निहित है। सभी पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक या फिर आध्यात्मिक पक्षों के उत्थान की बात सर्वोदय में निहित है। नेक्स्ट हमारा है भावनात्मक रूप से श्रेष्ठता।
इसमें हमने दो वाक्य लिए हैं, दो महान विचारकों के वाक्य हैं कि मनुष्यों के मध्य संघर्ष स्वाभाविक है। डार्विन कहते हैं मनुष्यों के मध्य संघर्ष स्वाभाविक है, और हक्सले कहते हैं जियो और जीने दो। यह दोनों बात इन दोनों विचारकों ने की, जबकि सर्वोदय में या गांधी जी के सर्वोदय में प्रेम, सहयोग एवं सह अस्तित्व के साथ साथ सह संपन्नता का भाव विद्यमान है। गांधी जी क्या कहते हैं? प्रेम, सहयोग एवं सह अस्तित्व के साथ सह संपन्नता का भाव विद्यमान वह अपने सर्वोदय के सिद्धांत में रखते हैं। फोर्थ इसकी विशेषता है सुखवादी होब्स मनुष्य को स्वभावतः स्वार्थी मानते हैं। होब्स कहते हैं मनुष्य स्वतः ही या स्वभावतः ही स्वार्थी होता है, जबकि सर्वोदय के विचार में गांधी जी मनुष्य में ईश्वरीय अंश की विद्यमानता के कारण उसे मूलतः अच्छा प्राणी मानते हैं। यह सर्वोदय की अवधारणा थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार लिखिए। राजा राममोहन राय के हम सामाजिक विचार देखेंगे। सर्वप्रथम इसकी भूमिका देखेंगे। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता तथा मानवतावाद के अग्रदूत थे। इनका हम योगदान देखते हैं संस्थागत रूप से। पत्रिकाएं इनकी कौन कौन सी थी? तो पहली संस्था इन्होंने 1815 में स्थापित की आत्मीय सभा, और दूसरी इनकी प्रमुख संस्था थी ब्रह्म समाज, जिसकी 1828 में स्थापना की। इनकी प्रमुख पत्रिकाओं में मिरातुल अखबार, सेकंड संवाद कौमुदी, नेक्स्ट है बंगदूत, और नेक्स्ट है ब्रह्ममैनिकल मैगजीन आदि इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। अब हम इनके सामाजिक विचार देखेंगे। पहला इनका है आधुनिक शिक्षा, अर्थात राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था आधुनिक शिक्षा तार्किकता लिए हुए है। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी को उन्होंने भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। इन विषयों के विकास की बात पर उन्होंने बल दिया। सेकंड है नारी उत्थान, तो नारी समानता के राजा राममोहन राय पक्षधर थे। महिला भेदभाव समाप्ति, सती प्रथा के अंत, पर्दा प्रथा का अंत, बाल विवाह की समाप्ति, अशिक्षा की समाप्ति या नारी शिक्षा का विकास आदि का राजा राममोहन राय ने प्रयास किया कि इन सभी की समाप्ति हो और नारी शिक्षा बढ़े या नारी शिक्षा को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है विज्ञानवाद या पश्चिमी संस्कृति का समर्थन। उन्होंने विज्ञानवाद एवं पश्चिमी संस्कृति का समर्थन किया। उनके अनुसार विज्ञानवाद तार्किकता लिए हुए है, पश्चिमी संस्कृति में तार्किकता विद्यमान है। नेक्स्ट हमारा है प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर। साथ ही साथ राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता या अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राममोहन राय निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। नेक्स्ट हमारा है बहुदेववाद का विरोध। राममोहन राय एक ईश्वरवाद का समर्थन करते थे, इसीलिए उन्होंने तूफात उल मुवाहिदीन, इसे अर्थ अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को एक उपहार, की रचना की। नेक्स्ट हमारा है जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। जाति प्रथा एवं ऊंच नीच का विरोध राजा राममोहन राय द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा है परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। अतीत की अंधी भक्ति छोड़कर वैज्ञानिक व तार्किक सोच रखना चाहिए। राजा राममोहन राय कहते हैं अतीत की जो हम अंधी भक्ति करते हुए आ रहे हैं, जिन रूढ़ियों को हम चला रहे हैं, उनको छोड़ देना चाहिए एवं वैज्ञानिक व तार्किक सोच रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर। उनकी आस्था सर्वधर्म संभाव में थी, अर्थात सभी धर्मों में समानता विद्यमान हो। वे पवित्रता, नैतिकता, दया एवं सहानुभूति को सर्वोपरि मानते थे। इस तरह उनके सामाजिक विचार खत्म होते हैं। हम छोटा सा एक निष्कर्ष देखेंगे। इस तरह राजा राममोहन राय ने न केवल भारतीय समाज को आधुनिक बनाया, अपितु उससे कई सामाजिक बुराइयों की समाप्ति भी की। यह हमने राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार देखे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कबीरदास जी का भारतीय समाज को तार्किक बनाने में योगदान लिखिए। इसका आंसर हम देखेंगे कबीरदास और भारतीय समाज में तार्किकता। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, जिन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि का तीव्र विरोध किया। यह तो हमने इसकी एक भूमिका देखी। अब हम इन्हें देखेंगे कि तार्किकता लाने के लिए उन्होंने क्या क्या बात कही या क्या उपाय सुझाए। पहला, तर्कपूर्ण बातें। कबीर तर्कपूर्ण बातें करते थे, तो हमने इस पूरे आंसर को इनके दोहे के रूप में लिखा है, जो कि एक हमें लगता है या अधिकांश लोग इस बात को सहमत होंगे कि हम दोहे के रूप में इनकी बातों को कह सकते हैं। तर्कपूर्ण बातें कैसे? कि पहला है तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति कागज की लिखी हुई बात करेगा तो कबीर कहते हैं कि मैं ऐसी बात करता हूं जो स्वयं मैंने देखी हो। सेकंड है जातिवाद का विरोध। जातिवाद का विरोध कैसे किया? जात पात पूछे नहीं कोई, हरे को भजे सो हरि को हुई। अर्थात जाति से कुछ नहीं होता, यदि आप हरि का भजन करते हैं तो हरि के स्वयंता ही हो जाएंगे। थर्ड है सांप्रदायिकता का विरोध। तो इसमें क्या किया है उनने
हिंदू कहता राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरहम को न जाना। अर्थात हिंदू राम को हमारा अपना मानते हैं, मुसलमान रहमान को अपना मानते हैं, और कबीर कहते हैं कि दोनों आपस में लड़ते फिरते हैं और वास्तविक मरहम कोई नहीं जान पाता। फोर्थ है आडंबर का विरोध। आडंबरों का विरोध कैसे कि मुंड मुड़ाए हरि मिले ते सबले मुंड मुड़ाए, बार बार ते मुड़ाए मुंड ते भेड़ न वैकुंठ जाए। कबीर कहते हैं कि मुंड मुड़ाने से यदि हरि मिलने लगे तो सब लोग क्यों मुंड नहीं मुड़ा लेते। और एक उनने उदाहरण दिया है कि भेड़ जो है बार बार मुंड मुड़ाता है या बार बार उसके बाल काटे जाते हैं तो वह क्यों वैकुंठ नहीं जाता। नेक्स्ट है हमारा लालच का प्रतिरोध या लालच का उन्होंने किस तरह विरोध किया है। ये उन्होंने बोला है, माँ की गुड़ में गड़ी रही, पंख लही लपटाए, हाथ मले और सिर दले, लालच बुरी बलाए। अर्थात माखी जो है गुड़ के लालच में उसमें डूब जाती है और पंख उसको लिपटा लेती है, फिर वह उड़ नहीं पाती। इस तरह लालच को उन्होंने उदाहरण से समझाया है कि यह एक बुरी बला है। नेक्स्ट इन्होंने उदाहरण दिया है संपत्ति संबंधी विचार में। उन्होंने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थात ईश्वर से वह उतनी ही कामना करते हैं जो स्वयं के भोजन की व्यवस्था कर सके, जीवन यापन की व्यवस्था कर सके और एक साधु के भोजन की व्यवस्था भी कर सके। इससे अधिक संपत्ति की मांग वह ईश्वर से नहीं करते। अहिंसा संबंधी विचार में वह कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जे नर बकरी खात है बाको कौन हवाल। अर्थात बकरी जो होती है वो पत्ती, पेड़ पौधों की पत्ती खाती है, उसकी भी आप लोगों ने खाल काट ली, खाल निकाल ली। और कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य बकरी को ही खा जाते हैं तो उसको कौन हवाल, अर्थात उसका क्या होगा, उसको कौन बचाएगा। आगे विनम्रता संबंधी विचार में कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यह समझाने की आवश्यकता तो आपको है नहीं। नेक्स्ट हमारा है आत्म अवलोकन, आत्म स्वयं का मूल्यांकन कबीर करते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, आपहु मन टटोलिया मुझसा बुरा ना कोई। नेक्स्ट महिला संबंधी विचार में, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, और तिनकी कौन गतिजे नित नारी के संग। यह धोए, देखिए आप उत्तर इस तरह लिख दीजिए, आप यकीन करिए यह उत्तर सर्वोत्तम होगा। नेक्स्ट है ज्ञान संबंधी विचार में, जात न पूछो साधु की और पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात कबीर जाति को नहीं मानते, वह ज्ञान के महत्व को तवज्जो देते हैं, ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। इस तरह भारतीय समाज को तार्किक बनाने में हमने कबीर का योगदान देखा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन दर्शन का स्यादवाद सिद्धांत क्या है। आप स्यादवाद से क्या समझते हैं। तो स्यादवाद, पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे। स्यादवाद जैन दर्शन के तत्व मीमांसीय सिद्धांत, अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति है। जो हमारा अनेकांतवाद है उसकी ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति क्या है, स्यादवाद है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ज्ञान परिस्थिति, दृष्टिकोण, दिशा एवं समय पर निर्भर करता है। स्यादवाद में सापेक्षता की ही बात की है कि कोई बात सापेक्षता सत्य एवं सापेक्ष निरपेक्षता असत्य हो सकती है। ज्ञान परिस्थिति एवं दृष्टिकोण के अनुरूप बदल भी सकता है। जैन दर्शन के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान सापेक्षता सत्य होता है। इसके अनुसार एक वस्तु में अनेक गुण होते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को एक समय में केवल एक ही गुण का ज्ञान हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि कोई वस्तु में कोई गुण है और आपने उसे देखा है, तो और दूसरे व्यक्ति ने उसी वस्तु का दूसरा गुण भी देखा है, तो आप यह नहीं कह सकते कि उस वस्तु में दूसरा गुण सम्मिलित नहीं है। अर्थात समय के साथ यह सापेक्षता आपकी बात सत्य होती है, किंतु सभी पक्षों में वह बात सत्य हो यह जरूरी नहीं। साथ ही जैन दर्शन के अनुसार प्राप्त ज्ञान दृष्टिकोण के सापेक्ष होने के कारण आंशिक एवं अपूर्ण होता है, लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब हम अपने इस अपूर्ण ज्ञान को मानकर दूसरे के ज्ञान की अपेक्षा करने लगते हैं। इससे हम समझते हैं कि आप इसी बात पर अड़िग नहीं रहिए कि हमने जो देखा है वही सही है। हो सकता है आपकी बात सही है, किंतु दूसरे की बात भी सही होगी, दूसरे का दृष्टिकोण भी सही होगा। इस विवाद को 6 नेत्रहीन व 1 हाथी के उदाहरण से समझा जा सकता है। अर्थात ये क्यों विवाद उत्पन्न होता है, हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे, जिसमें नेत्रहीन हाथी का वर्णन निम्न प्रकार से करते हैं। पहला, एक व्यक्ति हाथी की पैर को देखता है। पैर को देखकर वह कहता है कि यह तो एक खंबे के समान है। एक व्यक्ति हाथी के कान को देखता है तो वह कहता है कि यह किसी पंखे के समान है। जबकि एक व्यक्ति या एक नेत्रहीन उसके पेट पर
पीठ पर स्पर्श करता है तो वह कहता है यह एक बड़ी दीवार की तरह है। एक व्यक्ति हाथी की पूंछ स्पर्श करता है तो वह कहता है यह एक रस्सी है। जबकि एक व्यक्ति या एक नेत्रहीन उसके सूंड को देखता है तो कहता है कि यह एक सांप की भांति है। साथ ही साथ एक व्यक्ति उसके दांत को पकड़ता है तो वह कहता है यह एक नुकीले हथियार की तरह है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि एक ही हाथी के बारे में 6 नेत्रहीन अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। यदि एक नेत्रहीन ये कह दे कि ये तो सांप है और दूसरा उसकी पूंछ पकड़ा है वो कहेगा ये तो रस्सी है, तो वो दोनों विवाद करने लगेंगे, परंतु दोनों की बात सापेक्षता सही है। विवाद की स्थिति से बचने के लिए जैन दर्शन में स्यादवाद अथवा सप्तभंगी सिद्धांत पारित किया गया। इस विवाद से कैसे निपटा जाए, सप्तभंगी सिद्धांत जैन दर्शन में प्रतिपादित किया गया। वो क्या है? स्याद अस्ति। स्याद अस्ति अर्थात शायद है। आप ऐसा बोल दें शायद है तो यह आपको विवाद में नहीं डालेगा। स्याद नास्ति, शायद नहीं है, यह भी आपके विवाद निपटान करेगा। स्याद आस्ति चा, स्याद नास्ति चा, स्याद आस्ति चा नास्ति चा अर्थात शायद है शायद नहीं है। शायद फोर्थ है स्याद अव्यक्तम चा अर्थात शायद व्यक्त नहीं हो रहा। अब फिफ्थ है स्याद आस्ति चा अव्यक्तम चा, स्याद आस्ति चा अव्यक्तम चा अर्थात शायद है परंतु व्यक्त नहीं हो रहा है। सिक्स है स्याद नास्ति चा अव्यक्तम चा, शायद नहीं है और व्यक्त नहीं हो रहा है। और सेवेंथ है स्याद आस्ति चा नास्ति चा अव्यक्तम चा अर्थात शायद है और नहीं भी है परंतु व्यक्त नहीं हो पा रहा है। यह हमने देखा जैन दर्शन का स्यादवाद सिद्धांत। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को हमें देखना है। दयानंद सरस्वती, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। दयानंद सरस्वती के विचार, इनका हम पहले संस्था देखेंगे और इनका योगदान जो है संस्था के रूप में और पुस्तक के रूप में क्या रहा। तो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की 1875 में और इनकी प्रमुख पुस्तिकाओं में पहली सत्यार्थ प्रकाश, दूसरी पाखंड खंडन या पाखंड खंडनी पताका, वेद भाष्य भूमिका और फोर्थ है अद्वैत मत का खंडन। अब इनके हम सामाजिक विचार देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना है। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज में प्रविष्ट धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता एवं सहयोग स्थापना करने का प्रयास किया। अब इनके सामाजिक विचार किस तरह के थे? पहला, जाति प्रथा का विरोध उन्होंने किया। दूसरा, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। थर्ड है आर्य भाषा का प्रसार, इन्होंने समाज में आर्य जो संस्कृत भाषा थी उसके प्रसार पर जोर दिया। फोर्थ है मूर्ति पूजा का विरोध, यह निराकार ईश्वर की पूजा के समर्थक थे। मूर्ति पूजा अंधविश्वास को जन्म देती है इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। नेक्स्ट है नारी अधिकारों के रक्षक, इन्होंने नारी समानता पर बल दिया, नारी शिक्षा पर बल दिया और नारी के विरुद्ध जो कुप्रथाएं चली आ रही थी उनका विरोध किया। साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी इन्होंने किया जिनमें विधवा विवाह न होना आदि सम्मिलित हैं। इनके अब हम राजनीतिक विचार देखेंगे। राजनीतिक रूप से क्या विचार थे? पहला, स्वदेश स्वराज का उद्घोष, सर्वप्रथम इन्होंने ही स्वराज का उद्घोष किया। सेकंड है राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन इन्होंने किया, अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। स्वदेशी वस्तुओं को महत्व इन्होंने दिया, भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए और लोकतंत्र का सिद्धांत दिया अर्थात लोकतंत्र का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती जी के राजनीतिक विचार सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका दोनों ग्रंथों में मिलते हैं। उन्होंने दलितों एवं नारी उत्थान हेतु संघर्ष करके हिंदी में वेदों का सार प्रस्तुत करके एवं स्वराज का नारा बुलंद करके भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की। किस तरह कि दलितों एवं नारी के उद्धार हेतु संघर्ष किया, हिंदी में वेदों की बात कही, उन्हें सबके समक्ष प्रस्तुत किया और स्वराज का नारा दिया और भारतीय स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की। इस पृष्ठभूमि पर चलकर ही आगे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार देखेंगे। वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते थे वे। अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया। कर्म सिद्धांत के समर्थक थे अर्थात कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को फल मिलता है। आत्मा पर विश्वास करते थे, आत्मवादी थे। एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते थे अर्थात ईश्वर एक ही है तथा ईश्वर के भौतिक स्वरूप को नकारते थे अर्थात मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उन्होंने नियति के सिद्धांत को खारिज किया। साथ ही लास्ट इनका धार्मिक विचार है ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व को खारिज किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद के ललकार प्रस्तुत की। इस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार पूरे हुए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर जी का सामाजिक चिंतन।
अंबेडकर जी का सामाजिक चिंतन हम देखेंगे। पहले इसकी भूमिका देखेंगे कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत के प्रथम विधि मंत्री, समाज सुधारक, शिक्षाविद, राजनीतिक विचारक एवं अर्थशास्त्री डॉक्टर अंबेडकर भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में ध्रुव तारे के समान अप्रतिम और अतुलनीय व्यक्तित्व थे। यह तो इनकी भूमिका हुई। अब हम इनके सामाजिक चिंतन की बात करेंगे। सामाजिक चिंतन इनका देखेंगे तो पहला स्तर इन्होंने पारिवारिक सुधार की बात की। तो पारिवारिक स्तर पर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह की बात अंबेडकर जी ने की। बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया। हिंदू कोड बिल के तहत बहु विवाह प्रथा का विरोध किया, अर्थात एक व्यक्ति अनेक पत्नियां नहीं रख सकता। नेक्स्ट इन्होंने सामाजिक विचार दिया जाति भेद विरोधी। तो जाति भेद कैसे विरोध? भारतीय समाज पर कलंक जाति प्रथा को वो मानते थे। सामाजिक संघर्ष का कारण जाति प्रथा को मानते थे। दलितों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शोषण का मूल आधार जाति प्रथा ही है। प्रारंभ में जाति व्यवस्था नहीं थी, परंतु धीरे धीरे कुछ लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा और जाति ने जन्म लिया, अर्थात मूल रूप से जाति विद्यमान नहीं थी। यह बात अंबेडकर जी कहते हैं। जाति प्रथा या जाति भेदभाव से योग्यता का हनन होता है और यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का भी विरोध अंबेडकर जी ने किया। जाति प्रथा ने भारतीय सामाजिक विकास को पंगु बना दिया है, यह बात अंबेडकर जी ने कही। आगे सामाजिक विचार में हम देखेंगे महिला हेतु विचार क्या थे अंबेडकर जी के। तो उन्होंने महिलाओं के प्रति जो कुप्रथाएं चल रही थी उनका विरोध किया। समान कार्य हेतु समान वेतन की बात कही, जो कि हमें संविधान में स्पष्ट झलक दिखती है। समान अधिकार उन्हें मिले, स्त्रियों को तलाक देने का अधिकार हो, गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था हो, बहुपत्नी विवाह का उन्मूलन हो और पिता पति की संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार हो। ऐसे विचार महिलाओं के संबंध में अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किए। आगे शिक्षा के महत्व के बारे में हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो। यह शब्द उन्होंने दलितों के लिए कहा कि शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो, एकजुट हो। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की वाहक है, अर्थात समाज में अगर यदि आपको परिवर्तन लाना है, नैतिकता की स्थापना करनी है, तो शिक्षा की व्यवस्था सर्वप्रथम हमें करनी होगी। थर्ड है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अंबेडकर जी ने उसका समर्थन किया। शिक्षा स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मानुशासन का मूल है। अंबेडकर जी के अनुसार शिक्षा क्या है? स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मानुशासन का मूल है या जड़ है। नेक्स्ट है शिक्षा से ही दलितों का सामाजिक समानता, आर्थिक उन्नति और राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सकती है। इस तरह अंबेडकर शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझते थे और उसके प्रसार के प्रबल समर्थक थे। सामाजिक न्याय की अगर बात हम देखें तो अधिकारों के साथ सामाजिक समानता की स्थापना की बात कही उन्होंने। स्वयं के उत्थान हेतु स्वयं प्रयासरत हों, अर्थात स्वयं क्रियाशील रहें, धार्मिक कर्मकांड और पाखंड से निकलकर संघर्षशील बने, निम्न कर्मों को करने से मनाही उन्होंने की। भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद को अपनाना, अर्थात भाग्य के भरोसे न बैठकर स्वयं के कर्म पर विश्वास करना चाहिए और कर्मवादी होना चाहिए। अन्य सामाजिक विचार हम देखेंगे। मनुस्मृति एवं वैदिक वर्ण व्यवस्था का खंडन उन्होंने किया, अर्थात मनुस्मृति की जो विचारधारा है, वैदिक वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है, उसका उन्होंने खंडन किया। सेकंड है ब्राह्मणवाद पर कठोर प्रहार, अर्थात ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व है उसको नकारा अंबेडकर जी ने और उसके प्रति कठोर व्यवहार प्रस्तुत किया। शूद्रों की शिक्षा और समानता पर बल दिया, अर्थात शूद्र को भी शिक्षा और समानता का अधिकारी माना। वर्ण भेद का निम्नीकरण, अर्थात धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के कार्य उन्होंने किए। ऊंच नीच के समापन की बात की, छुआछूत के समापन की बात भी की। इस तरह राजा राम मोहन राय के सामाजिक चिंतन हमने देखा। आगे हम देखेंगे राम मनोहर लोहिया के समाजवाद का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर है राम मनोहर लोहिया को भारत के एक अजय योद्धा और महान विचारक के रूप में देखा जाता है। यद्यपि लोहिया गांधीवाद मार्क्सवाद के से प्रभावित थे, गांधीवाद एवं मार्क्सवाद से प्रभावित थे, किंतु उनका मत था कि समाजवाद को देश की परिस्थितियों के अनुरूप बदल लेना चाहिए, अर्थात जैसी देश की परिस्थितियां हों उस अनुरूप भारत में समाजवाद लाना चाहिए। वे एक नवीन समाजवाद का समर्थन करते थे जिसमें मानवता के दृष्टिकोण से वे पूर्व पश्चिम, गोरे काले, अमीर गरीब, नर नारी आदि के मध्य की जो विषमता है को मिटाना चाहते थे। साथ ही साथ लोहिया जी का समाजवाद जो था 7 क्रांतियों पर आधारित था, जो कि निम्नलिखित हैं। इन 7 क्रांतियों को हम देखेंगे। सर्वप्रथम पहला है नर नारी की समानता के लिए। इन्होंने नर नारी में समानता लाने हेतु पहली क्रांति की। सेकंड है चमड़ी के रंग पर रची गई
राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ, अर्थात जो रंग आधारित राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता है उसको समाप्त करना। थर्ड है संस्कारगत, जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए। फोर्थ है विदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए। फिफ्थ है निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए। यह कहीं ना कहीं गांधी जी के सर्वोदय से मेल खाता है। सिक्स है निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ, अर्थात जो व्यक्ति का निजी जीवन है उसमें कोई अन्याय रूप से हस्तक्षेप करता है उसके विरुद्ध। सेवेंथ है अस्त्र शस्त्र के खिलाफ, अर्थात राम मनोहर लोहिया शस्त्रीकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार ये 7 क्रांतियां एक साथ चल रही हैं, अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम यह क्वेश्चन समाप्त होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर की एकात्म मानववाद से आप क्या समझते हैं। एकात्म मानववाद हम देखेंगे। टैगोर के अनुसार प्रत्येक मानव की स्वतंत्रता तथा परस्पर प्रगति की भावना ही मानवतावाद है, अतः मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ऐसा टैगोर जी मानते हैं। अब हम इस मानवतावाद के विभिन्न आयाम देखेंगे। पहले इसके प्रभाव देखते हैं कि क्या इसको प्रभावित करने वाले कारण थे। तो चैतन्य महाप्रभु व इस्लामिक सूफीवाद से रविंद्रनाथ टैगोर प्रभावित थे। इसके अब आयाम हम देखेंगे। पहला है मानव की प्रतिष्ठा, सेकंड है मानव में समन्वय की व्यवस्था, थर्ड है स्वतंत्रता, मानवीय स्वतंत्रता, मानव का प्रेम, औपचारिक शिक्षा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मूर्त एकांतवाद, मानव अधिकारों की व्याख्या आदि मानवतावाद के विभिन्न आयाम रविंद्रनाथ टैगोर ने बताए हैं। टैगोर कहते थे कि मानव तथा मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, अंततः मानव ही साध्य है, अर्थात टैगोर जी मानव को साध्य मानते हैं और इससे ऊपर कुछ नहीं है और सारी चीजें मानव को प्राप्त करने का साधन है। टैगोर मानवोत्थान को सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए इसकी प्राप्ति के लिए पूर्वी व पश्चिमी संस्कृति के समन्वय पर जोर देते हैं, अर्थात इनमें समन्वय के द्वारा ही मानव उत्थान किया जा सकता है। वे मनुष्य को ही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ सत्य मानते थे तथा मानव कल्याण के लिए अस्तित्ववाद का समर्थन करते थे, अर्थात मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्तम सत्य है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। टैगोर जी ने परम अथवा अपरिमित की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। इस तरह हमारा यह क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अरस्तु के नैतिक दर्शन का वर्णन कीजिए। अरस्तु के नैतिक दर्शन का वर्णन हमें करना है। सर्वप्रथम हम इसकी भूमिका देखेंगे। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के सभी कर्मों से नहीं होता बल्कि केवल संकल्प, स्वतंत्र व आधारित कर्मों से होता है। यह किसने कहा? अरस्तु ने कहा था कि नैतिकता का संबंध व्यक्ति के सभी कर्मों से नहीं होता बल्कि केवल संकल्प, स्वतंत्र व आधारित कर्मों से होता है, कि आपने क्या संकल्प लिया और क्या कार्य किए वही आपकी नैतिकता को निर्धारित करेंगे, ना कि सारे कार्य। अरस्तु का नैतिक दर्शन हम देखेंगे। कर्म। अरस्तु कहते हैं कि सद्गुणों का ज्ञान न होना किसी कर्म को अनैच्छिक नहीं बनाता। उनके अनुसार 2 कर्म स्वैच्छिक नहीं है। पहला ये कि बाहरी दबाव में कोई कार्य किया और सेकंड अज्ञानता वश किए गए कार्य, अर्थात सभी कार्य अनैतिक। यदि आपसे कोई अनैतिक कार्य हुआ है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मात्र 2 स्थितियों में, जबकि कोई दबाव से कोई कार्य करवाए या फिर आपको उस कार्य के प्रति कोई ज्ञान नहीं था तो वह कार्य अनैतिक नहीं होगा। नीति मीमांसा अब हम देखेंगे। अरस्तु अपनी नीति मीमांसा को इहलोक तक सीमित रखने के पक्षधर हैं, अर्थात इसी लोक तक सीमित रखते हैं। इसलिए उनका दावा है कि सर्वोच्च शुभ आनंद या कल्याण है। सर्वोच्च शुभ क्या है? आनंद या कल्याण है। इसका प्रमाण यह है कि हम आनंद की कामना किसी लक्ष्य के साधन के रूप में नहीं करते। इसका प्रमाण क्या है कि हम आनंद की कामना किसी लक्ष्य के साधन के रूप में नहीं कर पाते बल्कि उसे अपने आप में ही वांछनीय मानते हैं। अर्थात क्या है? आनंद जो है कोई साधन नहीं है अपितु स्वयं एक साध्य की तरह अरस्तु इसे मानते हैं। नेक्स्ट है सद्गुण। सद्गुण मनुष्य की ऐसी स्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप विकसित होती है और बुद्धि द्वारा निर्धारित उसके स्वैच्छिक कर्मों में व्यक्त होती रहती है। निष्कर्ष अब हम देखेंगे। अरस्तु के अनुसार नैतिक सद्गुणों में 3 महत्वपूर्ण सद्गुण हैं: साहस, संयम और न्याय। बौद्धिक सद्गुणों में सबसे महत्वपूर्ण विवेक होता है। इस तरह अरस्तु का न्याय दर्शन हमारा समाप्त होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महावीर स्वामी की नैतिक शिक्षाएं या जैन दर्शन की नैतिक शिक्षाएं क्या हैं।
भूमिका हम देखेंगे, महावीर स्वामी ने दुखमय संसार से मुक्ति के लिए विभिन्न नैतिक आचरणों पर बल दिया है। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं क्या क्या है, तो इसे हमने 3 भागों में बांटा है। पहला त्रिरत्न, पंच महाव्रत और सिद्धांत। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। पंच महाव्रत में होंगे सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। और सिद्धांत इसके हैं कर्मवाद, स्यादवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद, अनेकांतवाद। त्रिरत्न हम पहले भी इनको देख चुके हैं। इनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। क्या है? सम्यक ज्ञान अर्थात सत्य असत्य में भेद होना या भेद करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। सम्यक दर्शन अर्थात जैन तीर्थंकरों की शिक्षा में आपको विश्वास होना चाहिए। तीसरा है सम्यक चरित्र अर्थात आपकी इंद्रियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। पंच महाव्रत नैतिक जीवन बिताने हेतु जैन दर्शन में 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य हम इनको देख चुके हैं पहले। सत्य अर्थात मन वचन कर्म से असत्य का त्याग करना। अहिंसा मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट ना देना। आस्तेय चोरी ना करना। अपरिग्रह अतिरिक्त धन संचय की मनाही। और ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना। सिद्धांतिक हम इनके विचार देखेंगे। यह व्यवहारिक शिक्षा है जो व्यवहार को आपके व्यवहार को निर्देशित करती हैं। पहला कर्मवाद, कर्म ही सृजन व पुनर्जन्म का आधार है। स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है। अनीश्वरवाद ईश्वर की उपस्थिति को नकारना। इस प्रकार महावीर स्वामी ने गैर धार्मिक विचारधारा के माध्यम से रूढ़िवादी धार्मिक प्रथाओं पर जबरदस्त प्रहार किया और समाज को नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर किया। लास्ट हमारा 6 मार्क्स क्वेश्चन है, विवेकानंद जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसकी हम भूमिका देखेंगे। विवेकानंद जी एक युग पुरुष थे। वे नए भारत की नई चेतना के प्रतीक थे। उन्होंने नैतिक राष्ट्रवाद का नव सृजन किया तथा भूले हुए राष्ट्रवाद व आध्यात्मवाद को पुनर्जीवन प्रदान किया। विवेकानंद जी ने राजनीतिक जागरण को परोक्ष रूप से प्रेरित किया अर्थात इसे बढ़ावा दिया। इनके हम सर्वप्रथम सामाजिक विचार देखेंगे। विवेकानंद जी का सर्वाधिक बल सामाजिक कार्यों पर था। उनका मत था कि ज्ञान को जीवन के धरातल पर उतारना चाहिए। उन्होंने अस्पृश्यता, कर्मकांड, अंधविश्वासों वाले ब्राह्मणों की आलोचना की अर्थात कुकर्मों वाले या अंधविश्वास पर विश्वास करने वाले ब्राह्मणों की आलोचना की। धार्मिक विचार हम देखेंगे। वे धर्म को सामाजिक संगठन का मूल मानते थे। उनका मत मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है में था अर्थात वह मानव को सर्वोत्कृष्ट सत्य मानते थे और मानव सेवा को ही बढ़ावा देते थे। राजनीतिक विचार हम देखेंगे। उन्होंने राजनीतिक चिंतन में अधिक रुचि नहीं ली। राजनीतिक रूप से वह ज्यादा सक्रिय नहीं थे परंतु फिर भी वे स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार मानते थे अर्थात स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है, वह उसे प्राप्त होना चाहिए। आर्थिक विचार हम देखेंगे। विवेकानंद जी के हृदय में गरीबों व पद दलितों अर्थात जिनके पास कोई पद नहीं है और पद के रूप में दलित हैं के प्रति असीम संवेदना थी। उन्होंने निष्ठुर अर्थात जो कि संवेदनहीन है पूंजीपतियों के बारे में कहा, जब जन साधारण जाग पड़ेगा तो तुम्हारे दमन को तुम्हारे साथ एक साथ फूंक में ले उड़ेगा। क्या था? पूंजीपतियों के बारे में उन्होंने कहा कि जब जन साधारण जाग पड़ेगा तो तुम्हारे दमन को तुम्हारे साथ एक फूंक में उड़ा देगा। विवेकानंद जी पूर्व व पश्चिम के मध्य एक सेतु थे अर्थात उनके पास पूर्व की शिक्षा का या पूर्व की संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान था, पश्चिम की संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान था और दोनों के मध्य वह एक सेतु की तरह कार्य कर रहे थे। वे जहां पूर्व की आध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिक महानता से प्रसन्न थे वहीं पश्चिम की वैज्ञानिक उन्नति, लोकतंत्र आदि के समर्थक थे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक अमेरिका के एक व्यक्ति थे, अब मुझे नाम उनका याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि जिस देश में या जहाँ पर विवेकानंद जैसे विचारक हैं वहां पश्चिमी देशों से सुधारक भेजने की क्या आवश्यकता है। इस तरह हमारे 6 मार्क्स क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आगे आपको केस स्टडी के बारे में बताया जाएगा। जय हिंद मेरे साथियों। अंत्योदय साथियों, अब हम पेपर के अगले पार्ट यानी कि केस स्टडीज का डिस्कशन चालू करने जा रहे हैं। इसके प्रश्न क्रमांक 3 में हमने 2 केस स्टडीज दी हुई हैं। पहली केस स्टडी 30 अंक की है जिसमें 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, तो लाजमी सी बात है यह थोड़ा बड़ा होगा। और अगली केस स्टडी 35 अंक की है जिसमें कि 7 अंक के 5 प्रश्न हैं, तो उसके आंसर अपेक्षाकृत छोटे होंगे अर्थात इसके जो 3 नंबर लिखा जाएगा उसके हिसाब से थोड़े से छोटे होंगे। साथियों, केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए आपको आपका सिलेबस मुखाग्र याद होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको हम यहाँ पर इनपुट करके अपने उत्तर को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं।
क्योंकि एथिक्स ऐसा पेपर है जो कि ज़्यादा लेखन की डिमांड करता है, थोड़ा थ्योरेटिकल मांगता है और आपके विचारों को जानना चाहता है। और जब आपके पास शब्द ही अच्छे नहीं होंगे तो आप विचार कैसे व्यक्त करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले सिलेबस के की पॉइंट्स को याद कर लें। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पहली केस स्टडीज, जिसका प्रथम प्रकरण था भुखमरी की समस्या के ऊपर। भुखमरी की समस्या के ऊपर जो हमारा केस था उसका पहले हम अध्ययन कर लेते हैं। इस केस में हमने दिया था कि आप अपने जिले के जिलाधीश हैं। आप देखते हैं जहां एक भव्य पार्टियों और साथ ही रेस्तरां व भोजनालय में बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री का अपव्यय होता है, वहीं दूसरी ओर प्रतिदिन एक समय का पेट भर भोजन सुनिश्चित ना कर पाने की क्षमता के कारण लोग भूखा मर रहे हैं। अर्थात ये केस स्टडी है जिसमें आपको कलेक्टर बनाया गया है और आप देखते हैं कि एक जगह तो ऐसी है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही हैं और जो भोजनालय वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा भोजन को फेंका जा रहा है, उसका अपव्यय हो रहा है। और एक जगह ऐसी है जहां पर लोगों को खाने नहीं मिल रहा है। इस वास्तविकता को समझते हुए कि भोजन की उपलब्धता में कमी का कारण संसाधनों की कमी नहीं अपितु लोगों की आदत है, आप निर्धारित करते हैं कि जमीनी स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता है। आपको यह बात समझ में आ चुकी है कि ये जो भोजन की कमी है ना, वो संसाधनों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि लोगों की आदत खराब है, वो खाने को फेंक रहे हैं। तो आप सोच लेते हैं कि जमीनी स्तर पर इस समस्या के निपटान हेतु कुछ कार्य आपको करने पड़ेंगे। इसके लिए हमने कुछ प्रश्न भी तैयार किए थे इस प्रकरण के आधार पर। तो पहला प्रश्न था कि इस प्रकरण में समाविष्ट नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। दूसरा था कि आप अपने क्षेत्र में जो भोजन का अपव्यय हो रहा है उससे निपटने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। और अगला प्रश्न था कि भारत जैसे विकासशील देश में जहां पर संसाधन तो प्रचुर हैं लेकिन साथ साथ में भूख की दर भी बहुत ज़्यादा है, इस बात की व्याख्या करनी थी। तो चलिए उत्तर की ओर चलते हैं और देख लेते हैं पहले प्रश्न का उत्तर, जो कि है इस प्रकरण में समाविष्ट नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। यहाँ पर हम उत्तरों को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले उत्तर लिखने से पहले एक फॉर्मेटिंग जो है, जो पिछली बार भी हमने बताई है, एक फॉर्मेटिंग का आपको हमेशा से अनुपालन करना है। फॉर्मेटिंग से अर्थ है कि पहले थोड़ा सा इंट्रो दें, बीच में मेन बॉडी लिखें और उसके बाद थोड़ा सा कंक्लूजन देकर प्रश्न को समाप्त करें। यह उत्तर का प्रारूप लेखक पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रो के रूप में क्या लिखेंगे। तो इसमें आप लिखें कि इस प्रकरण में एक विडंबना की स्थिति है। कैसी स्थिति है कि जहां एक ओर तो समृद्ध लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन को व्यर्थ किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीब आदमी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ है। यहाँ पर आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं कि भैया एक ओर तो बहुत ज़्यादा लोग खाने को वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिन्हें खाना ही नहीं मिल पा रहा है। यह एक विडंबना की स्थिति है। अब आते हैं हम मुख्य बॉडी पर। तो लिखेंगे इस प्रकरण में विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। जैसे यहाँ बुनियादी नीतिपरक मुद्दा, सबसे ज़्यादा जो नीतिपरक मुद्दा है वह है समाज में विद्यमान असमानताओं की पहचान ना होना। अर्थात जो असमानता है समाज में उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, यह एक इशू है। नंबर दूसरा इशू है व्यक्तिगत स्तर के साथ सामुदायिक स्तर पर भी भोजन को व्यर्थ करते समय लोगों में करुणा एवं संवेदनशीलता का अभाव है। इसका अर्थ यह है कि लोग पर्सनली बहुत ज़्यादा भोजन को व्यर्थ वेस्ट कर देते हैं, उनके अंदर करुणा और संवेदनशीलता का भाव नहीं रह गया है। यह एक प्रमुख मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है दूरदर्शिता एवं तर्क संगतता का अभाव। इसका मतलब है कि लोग दूरदर्शिता का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात वे भविष्य की बात को सोच के नहीं चल रहे हैं कि इस प्रकार भोजन का अपव्यय या वेस्ट भविष्य में हमारे लिए भोजन की कमी के रूप में सामने आएगा। और वे इस तर्क को भी नहीं देख रहे हैं कि भोजन को यदि हम वेस्ट ना करें तो यह उन लोगों के काम में आ जाएगा जो कि दिन रात भूखे हैं। इसलिए यह भी मुद्दा है। चौथे मुद्दे की बात करें तो व्यापक रूप में मौजूद असमानताओं के कारण समानता, न्याय एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। अर्थात जो वर्तमान समय में जो असमानताएं हैं उनके कारण समानता एवं न्याय के निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो समानता वास्तव में समाज में होनी चाहिए
जो न्याय वास्तव में सामाजिक न्याय जो सभी लोगों को बराबर रूप से मिलना चाहिए, जो जो उनके भाव है, उनका आदर है, समाज में समान रूप से रहना चाहिए, वह लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह एक प्रमुख मुद्दा है जो कि इस प्रकरण में दिखाई देता है। अगला बिंदु है समृद्ध लोगों की कार्यवाही में जिम्मेदारी का अभाव। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है इस प्रकरण में कि जो समृद्ध लोग हैं, जो रेस्तरां में जाकर खा रहे हैं और खाने को बेस्ट कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो समृद्ध ही होंगे। तो उन लोगों की कार्यवाही ऐसी है कि वो गैर जिम्मेदाराना रूप में है। उनको यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वे खाने को वेस्ट ना करें, जिससे कि वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन उनको यह भान नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, इसलिए एक यह मुद्दा बनता है। अगला मुद्दा है सामाजिक समानता व गरिमा के मूल्यों का पतन। इसका अर्थ यह है कि एक और समृद्ध श्रेणी और एक और गरीब श्रेणी, गरिमा दोनों के पास है, दोनों की अपनी अपनी गरिमाएं हैं, लेकिन समृद्ध लोगों के जो मूल्य हैं उनका ह्रास हो रहा है। वो अपनी संवेदनशीलता एवं करुणा को महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए सामाजिक समानता व गरिमा के मूल्यों का पतन एक प्रमुख मुद्दा है। मुद्दे हमने यहाँ पर बता दिए हैं क्या क्या हैं। अब कंक्लूजन की ओर चलते हैं। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु हेतु व्यय करता है तो उस पर व्यक्ति का पूरा अधिकार रहता है। अर्थात आप यदि किसी वस्तु के लिए व्यय करते हैं, अर्थात किसी चीज़ के बदले में धन देते हैं, तो आपको उस वस्तु के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप उसे नष्ट भी कर सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस अधिकार के दायरे में भोजन नहीं आता है। भोजन क्यों नहीं आता है? क्योंकि भोजन पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। भोजन ना कि कोई वस्तु है जिसे हासिल किया जाए। भोजन प्रत्येक मानव की नीड है, वह अति आवश्यक है, इसलिए वह इस दायरे में नहीं आता है। ऐसा भावनात्मक आप कंक्लूजन लेके इस प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या था? अपने क्षेत्र में भोजन के अपव्यय से निपटने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आप उन उपायों का वर्णन करें जिससे कि आप इस प्रकार के समस्याओं से निपट पाएं। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। ये कैसा लिख सकते हैं हम? ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए जैसे कि आपसे पूछे जाए आप क्या करेंगे, आप अपने मस्तिष्क में आयामों को खोजें कि आप किस तरह से इस समस्या को निपटान करेंगे। आप एक कलेक्टर हैं उस हिसाब से, तो आप सोच सकते हैं तात्कालिक रूप से कर दूं, दीर्घकालिक रूप से कर दूं। आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं ऐसी रणनीति का प्रयोग करूं जो कि भविष्य में भी मेरे काम आए, लोगों को उसका लाभ मिलता रहे भविष्य में। आप ऐसे भी आयामों को भी लगा सकते हैं जो कि सरकारी प्रयास से हों, निजी प्रयास से हों। इस तरह की रणनीतियों को आप बैठा के देखें, जो ज़्यादा आपको सटीक लगे उसका प्रयोग उत्तर लेखन में करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह इसका एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता था। अपने क्षेत्र के जिलाधीश होने के रूप में भोजन के अपव्यय से निपटने के लिए मैं अल्पकालिक व दीर्घकालिक रणनीतियों को अपनाऊंगा। यहाँ पर एक जिलाधीश होने के नाते मैं क्या करूँगा, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को अपनाऊंगा। इस स्ट्रेटजी में तात्कालिक रूप से मैं क्या करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य संसाधनों की उपलब्धता उन लोगों तक सुनिश्चित कराऊंगा या कराऊंगी जो न्यूनतम भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। अर्थात उन लोगों तक मैं खाना पहुंचा दूंगा पहले जो कि अभी वर्तमान में भूखा मर रहे हैं। उसके बाद ही तो मैं आगे की कार्यवाही को संचालित करूंगा ना। यदि मैं दीर्घकालिक को पहले करूंगा तो जो आज भूखा मर रहा है उसे भोजन कैसे दूंगा? हम एक साल पहले के लिए रणनीति बना रहे हैं और आज जो भूखा मर रहा है उसे मर जाने दे रहे हैं। एक साल बाद तक क्या वो बचेगा जिंदा? इसलिए तात्कालिक रूप से ये करें कि पहले हम उन लोगों को बचा लेंगे, उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करा देंगे जो कि जिनको आज ज़रूरत है। तो तात्कालिक रूप से यह करेंगे। अब आगे के लिए क्या करेंगे? तो आगे के लिए एक विस्तृत रणनीति होगी जिसे हम दीर्घकालिक रणनीति का नाम देंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले सार्वजनिक कार्यक्रमों में भोजन की आवश्यकता के लिए विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत करूंगा। इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, जो पब्लिक ही होते हैं, जैसे बहुत बहुत बड़े, जैसे कोई नेता आए उसके लिए भोजन सामग्री वितरित होगी, ऐसे कुछ आयामों को सार्वजनिक कार्यक्रम कहा जाता है। इनके लिए जितने भी भोजन की आवश्यकता होगी उसका एक विश्लेषण तैयार करेंगे हम, ठीक है, और उनका मूल्यांकन करेंगे कि इसके लिए हमने इतने भोजन का अनुमान लगाया था और इसमें खपत इतने भोजन की हुई। तो अगली बार से यह जो आकलन होगा वह धीरे धीरे सटीक होता जाएगा और भोजन के अपव्यय को रोका जा सकेगा।
यह पहला कदम होगा, यह जागरूकता के हेतु पहला कदम होगा। इसका मतलब है कि आसपास के जो लोग होंगे देखने वाले, उनके अंदर भी थोड़ी सी जागरूकता आएगी, तो यह जागरूकता के लिए भी पहला कदम होगा। दूसरा कदम हम क्या उठा सकते हैं? एनजीओज, जो गैर सरकारी संगठन हैं जो इस हेतु काम कर रहे हैं, एनजीओज से संपर्क करके उन्हें समृद्ध लोगों से जोड़ने का प्रयास करूंगा और उन्हें इस हेतु प्रोत्साहित करूंगा कि वे समृद्ध लोगों के रेस्तरां आदि में जो भोजन बच जाता है उसे नीडी पीपल्स यानी जो लक्षित वर्ग है उस तक पहुंचा सकें। अगला कदम देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं? जहां चेतावनी कार्य ना कर रही हो, अर्थात निजी तौर पर जो लोग बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और भोजन को व्यर्थ रूप में ही फेंक देते हैं, वहां पर यदि चेतावनी कार्य नहीं कर रही है तो वहां पर व्यवहार्यता का अध्ययन करके, व्यवहार्यता का अध्ययन मतलब है कि प्रैक्टिकल रूप में देख लेंगे कि कैसी स्थिति है, तो वहां पर व्यवहार्यता का अध्ययन करके दंड जैसे उपाय करूंगा। मतलब जो लोग सीधे तरीके से नहीं मानेंगे उन पर दंडात्मक कार्यवाही करके उनको भी इस हेतु प्रेरित करूंगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि होटलों व रेस्तरां से सहयोग लूंगा। मतलब जो बड़े बड़े होटल रेस्तरां हैं उनसे हम सहयोग लेंगे। किस रूप में सहयोग लेंगे? कि आप वहां पर ऐसे पोस्टर्स लगाइए जिससे कि कस्टमर उनको देखें और भोजन को वेस्ट करने की चेष्टा ना करें और भोजन के अपव्यय को रोकने हेतु स्वयं प्रोत्साहित हो सकें। इस रूप में होटल और रेस्तरां का सहयोग ले सकूंगा। साथ ही में आप यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि होटल रेस्तरां में जितना भी खाना शेष बच जाता है उसके लिए एक मैं लिंकेज भी तैयार करूंगा, जो कि शाम के शाम या अगले दिन सुबह, जिससे कि खाना खराब ना हो पाए, उससे पहले उस लिंकेज के द्वारा उस खाने को उठाया जा सके और ज़रूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके। ये कदम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चे समाज में परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वह परिवर्तन को लेकर ज़्यादा अनुकरणीय होते हैं। विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाऊंगा। मैं जिलाधीश होने के नाते विद्यालयों में एक कार्यक्रम चला सकता हूं भोजन के अपव्यय को रोकने हेतु, और अतिरिक्त बने भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाऊंगा। अब ये कैसे पहुंचाऊंगा? तो बच्चे जो होते हैं प्रत्येक घर से जुड़े होते हैं और प्रत्येक घर में कुछ कुछ खाना बच जाता है जो कि वेस्ट में फेंक जाता है। तो ये बच्चे उस खाने को लिंकेज के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति के घर में यदि खाना बचता है तो वह टिफिन में रख के विद्यालय ला सकता है और विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी इसी प्रकार यदि भोजन लाएंगे तो बहुत सारा भोजन एकत्र हो जाएगा। यह एक चेन बनेगी जो कि भोजन को एकत्र करने में मदद करेगी। इस भोजन को उठाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे कि भोजन की बर्बादी रुक जाएगी। ये मैं करूंगा। इसके बाद कुशल भंडारण प्रणाली विकसित करूंगा। अब बात ये हो जाती है कि भोजन तो आ जाएगा लेकिन उसे रखेंगे कहाँ? इसके लिए एक कुशल भंडारण प्रणाली विकसित करूंगा। अगला पॉइंट आप कर सकते हैं कि भोजन की बर्बादी को रोकने हेतु बफे जोन को प्राथमिकता दूंगा। अर्थात आप भोजन की बर्बादी को यदि मैं रोकना चाहूँगा तो होटल रेस्तरां आदि जो हैं उन सबको मिलाकर एक बफे जोन का निर्माण करूंगा जहां से कि भोजन सुलभ रूप में प्राप्त हो सके। ये मेन बॉडी हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब इस प्रकार आप लिख सकते हैं कंक्लूजन के रूप में कि इस प्रकार जागरूकता के साथ कार्यवाही का संचालन, अर्थात यहाँ पर हम दो कार्य कर रहे थे। जागरूकता भी फैला रहे थे बच्चों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, और कुछ कार्यवाही के प्रयोग द्वारा। तो यहाँ पर हम जागरूकता भी फैला रहे थे और नंबर दूसरा था कि कार्यवाही भी कर रहे थे। कार्यवाही से अर्थ है कुछ दंडात्मक कार्यवाही की हैं, कुछ हमने नोटिस भेजे हैं लोगों को, कुछ हमने कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस प्रकार जागरूकता के साथ कार्यवाही का संचालन भोजन के अपव्यय को रोकेगा। यह भोजन के अपव्यय को रोकेगा ही नहीं बल्कि भविष्य में भी भोजन को बचाने के लिए कारगर कदम साबित होगा, क्योंकि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम बच्चों के मन में एक ठोस छवि उकेरेंगे जो कि भोजन के अपव्यय को रोकने में मदद करेगी और यह छवि ही भविष्य में जाकर भोजन के अपव्यय को रोकेगी। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते थे। अब चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो कि हमारे इसी प्रकरण के अंतर्गत था और 10 मार्क्स के लिए ही था। प्रश्न था कि भारत जैसे विकासशील देशों में प्रचुरता और भूख का सह अस्तित्व किस बात की व्याख्या करता है? प्रश्न को पहले समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है भारत जैसे विकासशील देशों में, अर्थात भारत विकासशील देश है और अन्य भी जो विकासशील देश हैं उनमें प्रचुरता से अर्थ यह है कि यहाँ पर खाद्य संसाधन बहुत सारे हैं, बहुत सारे खाद्य संसाधन, अर्थात हमारे पास इतना पैदा होता है कि हम लोगों को बेच देते हैं, दूसरे देशों को बेच देते हैं।
और फिर भी हमारे देश में खुद ही लोग भूखे रह जाते हैं। जब इतना पैदा हो रहा है तो लोग भूखे क्यों रह रहे हैं? बस इसी बात की चर्चा करनी है, यह कोर पॉइंट है। चलिए उत्तर देख लेते हैं इस प्रश्न का कि कैसे हम इसको बेहतर उत्तर के रूप में लिख सकते थे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस प्रश्न का प्रारंभ करते हैं। प्रदत्त प्रकरण में भोजन के अपव्यय की समस्या को उजागर किया गया है। इस अपव्यय के कारण वास्तविक जरूरतमंद लोग भूखे ही रह जाते हैं। यदि भारत की बात की जाए तो यहाँ खाद्य पदार्थों की प्रचुरता भी है, लेकिन साथ ही में भूखमरी दर भी अत्यधिक है। यह हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जो कि प्रकरण में जो बात की गई है उसको स्पष्ट करता है। अब चलते हैं, अब देख लेते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या हैं, क्योंकि उनने पूछा था कि इन दोनों का सह अस्तित्व है, तो हम बताएंगे कि सह अस्तित्व क्यों है, यही इसका उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि कुछ लोगों के पास पर्याप्त संसाधनों के एकत्रण के परिणाम स्वरूप अनियमित और असमान वितरण हुआ है। अर्थात क्या है कि कुछ लोगों के पास संसाधनों का एकत्रण हो गया है, जिससे कि जो वितरण है वह अनियमित और असमान है। सभी विकासशील देशों की लगभग यही स्थिति है। हमने ये भी बता दिया कि प्रश्न में विकासशील पूछा था तो हम विकासशील की बात कर रहे हैं, और कारण भी बता दिया कि भैया कुछ लोगों के पास संसाधन ज़्यादा मिल गए हैं, जिससे कि कुछ लोग संसाधनों के अभावग्रस्त हैं। अगला कारण देख लेते हैं कि भारत एवं अन्य विकासशील देशों में सामाजिक विभाजन सख्त है। कुछ लोगों ने गरीबी का अनुभव नहीं किया है, मतलब कुछ लोग जो हैं जो पारिवारिक रूप से पहले से ही धनी हैं, उन लोगों ने गरीबी का अनुभव नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि वे गरीबी की परेशानियों से अनभिज्ञ हैं। अर्थात जो लोग कभी भूखे ही नहीं रहे हैं, उन्हें इस बात का क्या भान होगा कि भूखमरी किस नाम की चीज़ है। उनको उस दुख का अनुभव ही नहीं है कि भूख जैसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। यह भी एक कारण है कि उनकी संवेदनशीलता खत्म हो गई है, करुणा उनके अंदर शेष नहीं रह गई है। यह भी एक कारण है जिसके कारण कि भूखमरी और संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त है। अगला कारण देखते हैं। वित्तीय व्यवस्था के कारण राज्य अक्सर मजबूत संरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने में असमर्थ रहता है। इसका अर्थ यह है कि कुछ वित्तीय व्यवस्थाएं होती हैं जिनके कारण राज्य एकदम से इतनी बृहद योजना नहीं ला पाता है, जिससे कि एक ही बार में जड़ से समस्या समाप्त हो जाए, क्योंकि इतना धन नहीं रहता है राज्य के पास और कार्य बहुत सारे रहते हैं। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि इसीलिए भूखमरी दर अधिक है। अगला है रिसाव, छद्म लाभार्थी आदि के रूप में भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद लोग अपने लिए आवंटित लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो रिसाव हो जाता है, अर्थात जैसे कि पीडीएस में कोई राशन सामग्री वितरित होने के लिए आई, लेकिन वह आते आते जैसे वहां से यदि 100 क्विंटल चली है तो वह बटनी तक आते आते 70 क्विंटल ही बचती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 30 क्विंटल लाभार्थी में कुछ लोगों को मिलना था वह उनके हिस्से में नहीं आया, उनको नहीं मिला। और कुछ छद्म लाभार्थी होते हैं, जैसे कि जिन लोगों को जरूरत ही नहीं है कि उनको राशन पानी मिले, लेकिन फिर भी वह नकली राशन कार्ड बनवाकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि वो लोग रह जाते हैं जो वास्तव में जरूरतमंद थे। अगला है भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार से अर्थ है, उदाहरण पीडीएस का हम देख रहे हैं तो उसी पे बात करेंगे। जैसे कि यदि पीडीएस में भ्रष्टाचार हो जाता है, जैसे कि 100 क्विंटल यदि राशन वितरित होने के लिए आया, 30 क्विंटल राशन बीच रास्ते में ही रह गया, भ्रष्टाचार के कारण किसी अन्य को बेच दिया गया, तो जो 30 क्विंटल लाभार्थी लक्षित वर्गों को मिलना था वह उनको नहीं मिलेगा। यह भी भुखमरी का एक प्रमुख कारण है। अगला कारण देख लेते हैं। बुनियादी ढांचे, अर्थात जो आधारभूत ढांचा है विकासशील देशों में वह कमजोर है। बुनियादी ढांचे तथा तकनीकी क्षेत्र में कम विकास होने के कारण खाद्य पदार्थों के सुरक्षित संग्रह एवं वितरण के लिए कारगर सुलभ भंडारण ग्रह तथा लिंकेज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इनका मतलब यह है कि खाद्य पदार्थ भले ही विकासशील देश ज़्यादा उत्पादित कर लें, लेकिन उनके पास वह बुनियादी सेवाएं ही नहीं हैं जिसके लिए वे उस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संचित करके रख सकें। यह भी एक कारण है जिससे कि संसाधन उत्पादन तो खूब हो रहा है, लेकिन फिर भी भुखमरी बनी हुई है। इस प्रकार हमने ये कारण देख लिए कि दोनों की सह अस्तित्व इसलिए है। ये 5 कारण पर्याप्त हैं। इसके बाद हम कंक्लूजन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। उक्त कारक समृद्ध एवं जरूरतमंद लोगों के बीच विभाजन का कार्य करते हैं। मतलब ये जो फैक्टर्स जो हमने बताए हैं वो जरूरतमंद और
समृद्ध लोगों के बीच एक डिवाइडर का काम कर रहे हैं और विकासशील देशों में इस प्रकार के विभाजन को अस्तित्व में बनाए रखते हैं और भविष्य में भी ये उस बात को बढ़ावा देते हैं ताकि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बनी रहे और निरंतर बढ़ती रहे। इस तरह आप इस कंक्लूजन को लिख सकते थे। यहाँ पर हमारी पहली केस स्टडी समाप्त होती है। अब इस केस स्टडी को सॉल्व करने के बाद आप ऐसा किया करें कि आप इनको अपनी कॉपी में पुनः लिखें, क्योंकि आप बार बार लिखेंगे तो आपके अंतर्मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे केस स्टडी को सॉल्व करने के, और हर बार आप नई केस स्टडी को सीखेंगे, नए अनुभवों को प्राप्त करें और अगली केस स्टडी में उनको लगाने का प्रयास करें। यह प्रयास आपको सफलता की ओर अवश्य ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं अगली केस स्टडी के बारे में। अगली केस स्टडी क्या थी? इसका विषय था प्रशासनिक कार्यवाही बनाम धर्म। अर्थात इस केस स्टडी में हम कुछ ऐसा देखेंगे जो कि प्रशासनिक कार्यवाही को धर्म रोकेगा। चलिए देख लेते हैं क्या परिस्थितियां बनती हैं। आप एक जिले के एसपी हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, जहां एक विशिष्ट संप्रदाय के अनुयायी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। आप एक जिले में हैं जहां पर एक कोई संप्रदाय है, उसके अनुयायी बहुत सारे लोग हैं। इस जिले में एक बृहद आश्रम भी है जहां उस संप्रदाय के अनुयायी नियमित रूप से एकत्रित होते हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के कारण उस संप्रदाय के नेता न्यायिक निगरानी में हैं। जो संप्रदाय है उसके जो नेता हैं वो न्यायिक निगरानी में हैं। अब न्यायालय ने तत्काल उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। अब जो हुआ है, उनकी गिरफ्तारी का आदेश न्यायालय ने दे दिया है और ऐसी व्यवस्था करने का आदेश आपको भेजा गया है। मतलब ये जो आदेश दिया है वो आपसे ही कहा है कि आप ही जाइए और उनको गिरफ्तार करके लाइए। आपको 2 दिनों के अंतर्गत आदेशों के अनुपालन करने के लिए कहा गया है। आपसे कहा गया है कि यह कार्य आप 2 दिनों के अंदर कीजिए। उक्त नेता की गिरफ्तारी की आशंका में महिलाओं और बच्चों समेत अनुयायियों की एक बड़ी संख्या पहले से ही आश्रम पहुंच चुकी है। इस स्थिति में क्या हुआ है कि जनता को पता चल गया था कि आप उनके नेता को गिरफ्तार करने आ रहे हैं, इसलिए महिलाएं और बच्चे समेत बहुत सारे लोग पहले से ही आश्रम में पहुंच गए हैं, पहले से ही पहुंच चुकी है। खुफिया इकाइयों ने आश्रम के अंदर न केवल भोजन और पानी के पर्याप्त विशाल भंडार बल्कि अस्त्र शस्त्र होने की सूचना भी दी है। खुफिया एजेंसी ने आपको आगाह कर दिया है कि अंदर बहुत सारा भोजन पानी है, मतलब उनके पास पर्याप्त है। यदि आप बाहर डेरा डाल लेंगे तो वो अंदर ही अंदर खाते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में उनके पास कुछ अस्त्र शस्त्र भी हैं, ठीक है। यह आपको इंगित कर रहा है कि हिंसा भी हो सकती है। अस्त्र शस्त्र होने की सूचना भी दी है। आपके द्वारा अनुयायियों से स्थल खाली कराने के लिए किया गया निवेदन भी विफल रहा है। अर्थात आप आश्रम पहुंच चुके हैं और आश्रम पर आपने बाहर से अनाउंस कर दिया है कि कृपया करके अनुयायी आश्रम खाली कर दें, हम उनको गिरफ्तार करने वाले हैं, लेकिन आपका निवेदन जनता ने खारिज कर दिया है, उनने यह नहीं माना है। चलिए प्रकरणों को देख लेते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में आप किन किन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे आपको, जो कि 5 प्रश्न होंगे 7 अंक के लिए। पहला प्रश्न है, लोगों द्वारा अवज्ञा किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं। दूसरे प्रश्न है, इस मामले से जुड़े मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। तीसरे प्रश्न में है, आपके समक्ष उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है, आपकी कार्यवाही क्या होगी उसका वर्णन कीजिए। 5वां प्रश्न है, क्या लोगों की धर्म के प्रति अंधभक्ति अपराधों को आश्रय देती है? चर्चा कीजिए इस विषय में। इस प्रकार हमारे 5 प्रश्न हैं जो कि 7-7 अंक के हैं। आइए इनका उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न के लिए आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। प्रदत्त प्रकरण में एक बृहद जनसमूह विशेष संप्रदाय का अनुयायी है जो प्रशासनिक कार्यों में बाधा बन रहा है। देखिए इंट्रो हमने लिखा है, इंट्रो में हमको क्या लिखना है यह पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंट्रो में आप उस सामग्री का प्रयोग करें जो कि प्रकरण में हमको दी हुई है। इससे क्या रहेगा, यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप प्रकरण के अध्ययन पर ही आधारित हैं, उसी पर हैं आप, प्रकरण पर ही, बाहर नहीं गए हैं कहीं, इसलिए यह जरूरी होता है। लोगों द्वारा दर्शाए जाने वाले प्रतिरोध के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अर्थात लोगों द्वारा दर्शाए जाने वाले बहुत सारे प्रतिरोध हैं जिन्हें इस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब उनकी क्रमवार हम अध्ययन कर लेंगे। अंधविश्वास का प्रसार, अंधश्रद्धा एवं अज्ञानता जो भावनात्मक आवेग और
उत्तेजक व्यवहार की उत्पत्ति का कारण बनती है। यह उस विरोध का कारण है। दूसरा है, एक कानून प्रवर्तन अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकने के परिणाम एवं मुद्दे की गंभीर समझ का अभाव। मतलब उस जनसमूह को पता ही नहीं है कि जो अधिकारी है उसको कर्तव्य का पालन करना है और उसको नहीं रोकना है, इसकी उनको समझ नहीं है। अगला है, भीड़ द्वारा की गई कार्यवाही में सुरक्षा की कथित भावना, जिम्मेदारी की अस्पष्टता यह उत्पन्न करती है जो कि विरोध का कारण बनती है। अर्थात भीड़ की जो कार्यवाही है वह भीड़ में व्यक्तियों को एक तथाकथित सुरक्षा की भावना रहती है। इस प्रश्न में यह कहने का प्रयास किया गया है कि जो भीड़, जैसे भीड़ में यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हम एक सुरक्षा महसूस करते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। वह एक तथाकथित भावना है जो कि जिम्मेदारी की अस्पष्टता को उत्पन्न करती है। मतलब यदि हम भीड़ में कोई कार्य करते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। यदि मान के चलिए हम भीड़ में हैं और हमने किसी एक व्यक्ति को बुरी तरह से मारा, एक मॉब लिंचिंग का मामला है जिसमें आप भी शामिल हो, आप भी मारने वाली भीड़ में शामिल हो, तो आप यह कभी नहीं कहोगे कि मैंने मारा, मैंने अकेले में मारा। अर्थात आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो कि मैंने मारा है। यही है गैर जिम्मेदाराना हरकत, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो भीड़ में जो तथाकथित सुरक्षा की भावना होती है और जो अस्पष्ट जिम्मेदारी होती है वह इस विरोध का कारण बनती है जो कि इस प्रकरण में किया जा रहा है जनता के द्वारा। यह पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है? सॉफ्ट स्टेट अर्थात मृदु राज्य की अवधारणा और कानूनों का खराब प्रवर्तन। अर्थात यदि कोई राज्य से आशय है कानून के अधिकारीगण जो हैं वो सॉफ्ट हैं, वो किसी भी चीज को कठोरता से नहीं ले रहे हैं और कानूनों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार यदि मृदु राज्य रहेगा, सॉफ्ट स्टेट रहेगा, तो जनता इस तरह के कार्य करने के लिए हमेशा आतुर रहेगी और अपराध की प्रवृत्ति इससे मोटिवेट होगी और वह निरंतर अपराधों को बढ़ावा देगी। तो यह एक कारण है विरोध का। अगला है, लोगों का संप्रदाय व उसके प्रमुख अनुयायियों से भावनात्मक जुड़ाव। मतलब जो लोग होते हैं वह उस संगठन से, उस संप्रदाय से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। तो जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो उसके विरोध में यदि कोई कार्यवाही होती है तो दुख के स्वरूप या उसकी सुरक्षा के स्वरूप वह कुछ कदम उठा लेता है। इसी तरह इस प्रकरण में भी जनता भावनात्मक रूप से उस संप्रदाय के नेता से जुड़ी हुई है और इस तरह के कदम उठा रही है। तो एक ये कारण था। आप इस प्रश्न का कंक्लूजन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं। छोटा सा है, उक्त कारणों के प्रभाव में जनता ने प्रशासनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। यही सब कारण थे, इन्हीं कारणों से जनता बगावत पर आ गई है। साथियों, आपको ये तो नहीं लगता है कि मैं इतनी लाइन क्यों छोड़ देता हूं? तो इतनी सी लाइनें छोड़ने के पीछे यह लॉजिक है कि जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पर हम पूरा लिख देते हैं। यह इतना स्थान है कि इसमें 3 नंबर का पूरा प्रश्न बन जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जब 15 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसे पूरे 3 पेजों में लिखने का प्रयास किया जाता है। तो लाजमी सी बात है कि जब 10 नंबर का आएगा तो हम 2 पेज में लिखेंगे। इसलिए जो पिछली वाली केस स्टडी थी उसके प्रत्येक प्रश्न को हमने पूरे 2 पेजों में, और वो भी सघनता के साथ भरा हुआ था, उतने में हल किया था। अब ये 7 अंक का प्रश्न है तो इसलिए हमने इतनी जगह छोड़ देते हैं ताकि वह मीडियम बना रहे, एक संतुलन बना रहे। यदि हमने इसको भी 7 अंक के में दो प्रश्न का लिख दिया और उसको भी 2 प्रश्न में ही लिखा तो चेक करने वाला यह समझेगा कि यार ये 7 नंबर का भी इसने इतना ही लिखा है, वो भी इतना ही लिखा है। यदि इसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं और वो 10 अंक का है, उसमें भी आपने 2 ही पेज लिखे हैं, तो उसमें हो सकता है वह आपको 4 ही नंबर दे, तो घाटा आपका होगा। इसलिए थोड़ा सा लॉजिक लगा के हमने ये प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि इस मामले से जुड़े मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इस मामले में जो भी मुद्दे हैं उनको आप एक लिस्ट में लिख दीजिए कि क्या क्या मुद्दे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। इंट्रोडक्शन में लिखें, प्रदत्त प्रकरण लोगों की सांप्रदायिक भावना के कारण प्रशासनिक कार्यों में रुकावट को उजागर कर रहा है। ये जो प्रकरण है यह प्रशासनिक रुकावट को उजागर कर रहा है। इसमें निहित मुद्दे जो हैं वो निम्नलिखित हैं या ये हैं जो सम्मिलित हैं। सबसे पहला मुद्दा है समाज में मनोवृत्ति व तार्किकता का अभाव। जो समाज है उसमें वो मनोवृत्ति बची नहीं है, सकारात्मक मनोवृत्ति कुछ है ही नहीं और ना कुछ तार्किकता है। जो लॉजिक होना चाहिए समाज में वह लॉजिक भी नहीं है, इसकी कमी है, जो कि नैतिक शिक्षा पर ध्यान ना केंद्रित करने वाले शिक्षा तंत्र की कमी का परिणाम है। यह जो तार्किकता की कमी है वह हमारी शिक्षा व्यवस्था की विफलता है, क्योंकि
बचपन में स्टार्टिंग में हमने उनको नैतिक शिक्षा पढ़ाई नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो यह इसका परिणाम है। यह एक मुद्दा है। अगला मुद्दा है अधिकारी की नैतिक दुविधा। वो जो अधिकारी है, जो एसपी है, उसकी नैतिक दुविधा है। अब दुविधा कौन सी है? न्यायालय के आदेश का शीघ्रतापूर्वक पालन करना। एक उसके पास पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको न्यायालय के आदेश को पालन करना है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मौजूदा स्थिति में महिलाओं और बच्चों की हिंसा भी हो सकती है, तो उसके पास ये दुविधा है कि वह क्या करे। यदि नैतिक दुविधा का प्रश्न आता है तो आप इस उदाहरण को बिल्कुल लिख सकते हैं कि किसी एक अपराधी को गिरफ्तार करना है जो कि धार्मिक संप्रदाय से है। उसको गिरफ्तार करने के लिए जब एक अधिकारी जाता है तो वहाँ पर उसके अनुयायी गिरफ्तारी को रोकते हैं, तो अधिकारी के लिए यह नैतिक दुविधा का प्रश्न बन जाता है कि वो गिरफ्तार करे या फिर जनता को हिंसा करे। चलिए अगला मुद्दा आप लिख सकते हैं अवैध गतिविधियों का मुद्दा। अज्ञात अवैध गतिविधियों को कम करने में कम समय में निपटारा आवश्यक है। अर्थात यह मुद्दा है कि उनको कम समय में भी निपटाना है। इस प्रकार तीसरा मुद्दा हो गया। चौथे मुद्दे की यदि हम बात करें तो सशस्त्र विद्रोह की आशंका। ये मुद्दा क्यों है? क्योंकि प्रकरण में दिया गया है कि खुफिया तंत्र ने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि सर वहां पर अस्त्र शस्त्र भी मौजूद हैं, गोला बारूद भी हो सकता है, बंदूकें भी हो सकती हैं, तलवारें भी हो सकती हैं, जो हिंसा को बढ़ावा देंगी। इसलिए सशस्त्र विद्रोह की भी आशंका है, तो यह भी एक प्रमुख मुद्दा है। अगला मुद्दा लिख सकते हैं विधिवत प्रक्रिया की अवज्ञा। अर्थात जो एक प्रोसीजर होता है उसकी अवज्ञा की जा रही है। जैसे अब इसमें देख लेते हैं कि कैसे अवज्ञा हो रही है। तो अनुयायियों को जो एसपी साहब थे उनने पहले ही निवेदन किया था कि हमको गिरफ्तार करना है, आप लोग कृपया शांतिपूर्वक हमारा सहयोग दें, लेकिन उनने निवेदन को ठुकरा दिया था। इसलिए यह विधिवत प्रक्रिया की अवज्ञा का मुद्दा भी यहाँ पर सामने आता है। तो इस प्रकार ये मुद्दे थे। आप इन मुद्दों को लिख सकते हैं और एक छोटा सा कंक्लूजन देख सकते हैं। इस प्रकार यह प्रकरण विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व प्रशासनिक मुद्दों को समाहित करता है जिनका समय रहते निपटान अति आवश्यक है। इस प्रकार आप लिखकर इस प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न था कि आपके समक्ष कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, उन विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। तो लिख सकते हैं आप कि प्रदत्त प्रकरण में दी गई समस्या के समाधान हेतु मेरे पास, यानी मेरा क्यों लिखा? इसलिए लिखा है क्योंकि अनुच्छेद में जो केस है उसमें दिया है कि आप एसपी हैं, ठीक है, और आपकी नियुक्ति हुई है, इसलिए आप यहां पर मेरे लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या विकल्प हैं वो लिखें। सबसे पहला विकल्प है कि मैं गिरफ्तार ही ना करूं उस नेता को। दूसरा विकल्प यह है कि मैं हिंसा की परवाह ही ना करूं और उसको गिरफ्तार कर लूं। जो हिंसा होती है उसको हिंसा को होने दो, कोई दिक्कत नहीं, गिरफ्तार होना चाहिए, यह भी ऑप्शन है। अगला ऑप्शन यह भी है कि आप उस नेता से, उस अधिकारियों से, उन लोगों से संपर्क स्थापित करो, उनसे वार्तालाप करो और उसके वार्तालाप के बाद जो भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं उन अनुभवों के आधार पर कार्यवाही कर लो। तो ये 3 विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। तो आइए एक एक विकल्प का मूल्यांकन कर लेते हैं। सबसे पहला विकल्प है कि गिरफ्तार ना करूं। इस विकल्प से हिंसात्मक गतिविधियां नहीं होंगी। मतलब यदि यह विकल्प मैं चुनता हूं कि मैं गिरफ्तारी नहीं करा, मैं तो चला घर, तो इससे क्या होगा कि हिंसात्मक गतिविधियां तो रुक जाएंगी, लेकिन यह विकल्प आपको आपके करियर पर यह धब्बा लगा देगा कि आप कर्तव्य विमुख हैं, ठीक है। इसीलिए यह विकल्प कर्तव्य विमुखता का द्योतक है, जो कि सर्वथा अनुचित है। यह तो आपको करना ही नहीं है, इसलिए यह विकल्प अनुकरणीय नहीं है। चलिए देखते हैं अगला विकल्प का मूल्यांकन। हिंसा की परवाह किए बिना गिरफ्तारी। इसका मतलब यह है कि आप हिंसा की परवाह नहीं करते, बस गिरफ्तार होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यह विकल्प, इस विकल्प में प्रशासनिक दायित्व को तो पूरा करेगा, मतलब यह विकल्प जो है वो प्रशासनिक दायित्व को तो पूरा कर ले जाएगा, लेकिन साथ ही में संवेदनशीलता, करुणा, दया आदि जैसे जो मूल्य हैं उनकी आहुति मुझे देनी होगी। अर्थात जो एक लोक सेवक में, जो प्रशासनिक अधिकारी में मूल्य होने चाहिए दया, करुणा, संवेदनशीलता के, वो इस विकल्प में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यदि आप हिंसा की परवाह नहीं करोगे, आप जिन लोगों की सेवा के लिए हो उन्हीं लोगों को मारने की बात करोगे, तो आप कैसे लोक सेवक हो? इसलिए यह विकल्प तो अनुचित ही है, बहुत ही ज्यादा गलत है, इसका अनुकरण किया ही नहीं जा सकता। चलिए तो देख लेते हैं एक और विकल्प जो हमारे पास बचा है कि भैया संवाद स्थापना के पश्चात कार्यवाही करेंगे। उनसे पहले हम संवाद स्थापित कर लेंगे कि जैसी जैसी बात होगी उसके अनुरूप समय रहते हुए जो कार्यवाही अच्छी लगेगी हमको, वह हम करेंगे। देख लेते हैं, यह एक तार्किक विकल्प है जो कि हिंसा को भी रोक सकता है और प्रशासनिक दायित्व को भी सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद करेगा। यह एक लॉजिकल
ऑप्शन है, क्योंकि आप उनसे संपर्क करेंगे। यदि उनने विरोध की बात की तो विरोध के बाद हम कुछ और कार्यवाही कर सकते हैं, और यदि वो मान गए कि हाँ ठीक है आप ले जाइए, तो हम ले जा भी सकते हैं। देखिए वहां पर लिखा है कि आपने अनुरोध किया है वह विफल हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं, ये संवाद का मतलब है कि आप उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उनके अधिकारियों से। यहाँ पर आप ये ना समझें कि क्वेश्चन में बातों का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब कि उनने स्पष्ट किया है कि आपने पहला निवेदन किया था वो विफल हो गया है, वो जनता ने नहीं माना है। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो अधिकारियों से संपर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न का कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे। उपरोक्त विकल्पों में से मैं तृतीय विकल्प का चयन करूंगा। जब आप कंक्लूजन इस प्रकार के विकल्पों जब पूछा जाएगा तो कंक्लूजन आप लिखेंगे, तो कंक्लूजन आप लिखें तो उसमें विकल्प आप चुन लें कि आप बता दें कि इन विकल्पों में से यदि मैं होता तो तृतीय विकल्प का चयन करता और अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाता, और साथ ही में अपने दायित्व का कठोरता से और सुचारू रूप से निर्वहन करता। ये आप लिखकर इस प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं इसी श्रृंखला में, ताकि हमारी केस स्टडी का डिस्कशन जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ सके। अब इनने पूछ लिया है कि भैया आपकी क्या कार्यवाही होगी, वर्णन कीजिए। मतलब आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे वो क्या होगी उसका वर्णन करें, मतलब डिस्क्राइब में बताएं कि कैसे कैसे करोगे, क्या करोगे। ठीक है, तो बता देते हैं। हमने पहले तो तृतीय प्रश्न में बता दिया है कि मैं जो होऊंगा वो संपर्क करके बात करूंगा, उसके बाद कार्यवाही का आकलन करूंगा। तो चलिए उसी श्रृंखला को इस प्रश्न में आगे बढ़ाना है, तो लिख देते हैं। अब यहां पर आप सीधे लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने कार्यवाही पूछी है, तो सीधा कार्यवाही पर आप आ सकते हैं कि उक्त स्थिति में मेरी कार्यवाहियां निम्नलिखित होगी। सबसे पहला, मैं निष्पक्ष सुनवाई हेतु शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी हेतु लोगों से आग्रह करूंगा या करूंगी। मतलब मैं उनसे बोलूंगा कि सर निष्पक्ष कार्यवाही के लिए उनको गिरफ्तार करना जरूरी है और आप उन्हें मुझे ले जाने दें, यह ऐसी मैं उनसे आग्रह करूंगा। इस संदेश की समय सीमा दूंगा, मतलब ये जो संदेश दूंगा कि आप मुझे इतने टाइम के अंदर ले जाने दो, आपके पास इतना समय है, शांतिपूर्वक निष्पक्षता पूर्वक सुनवाई के लिए आप उन्हें ले जाने दो। लेकिन आपने जो समय सीमा दी थी वह समाप्त हो गई है, तो उसके बाद आप बलपूर्वक कार्यवाही करेंगे, अर्थात मैं फिर बाद में बलपूर्वक कार्यवाही का उपयोग करूंगा। बलपूर्वक कार्यवाही में मैं सबसे पहले जो उकसाने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात जो बाई फैक्टर है, जो इसको धधका रहा है, जो ज्वाला दे रहा है, उन व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दूंगा। क्योंकि प्रारंभिक चरण है इसलिए चेतावनी देंगे, पहले ही ये नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको मैं दंडात्मक कार्यवाही कर दूंगा, नहीं, सबसे पहले चेतावनी देनी है। उन लोगों को चेतावनी दे दी वैधानिक कि सर आप ऐसा मत कीजिए, यदि आप करते हैं तो आप पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो उकसाने वाले व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दी जाएगी। संदेश के पालन ना होने पर, जो आपने संदेश उनको दिया है उसका पालन ना होने पर समय आधारित कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अर्थात जो आपने समय सीमा दी थी, जो आपने संदेश दिया था उसका पालन नहीं हुआ है, तो जो समय रहेगा उसके आधार पर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, अब उस समय पे कैसा समय होगा, क्योंकि जो आप प्रयास कर रहे हैं वो विफल होते जा रहे हैं, तो क्रमबद्ध रूप से यह बलपूर्वक कार्यवाही की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो बलपूर्वक कार्यवाही यदि आपको ऐसा संकेत हो तो आप केस स्टडी में पहले सुरक्षात्मक आयामों को जरूर इंक्लूड करें। यह आपकी दूरदर्शिता को दर्शाएगा कि आप प्रशासक बनने या लोक सेवक बनने के अधिकारी हैं, क्योंकि आप दूर तक का सोच सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि इस ऑपरेशन की सुगमता को बनाने के लिए हम विद्युत आदि की रसद को रोक देंगे। मतलब हम इस ऑपरेशन को यदि सफल बनाना चाहते हैं तो जो पानी पहुंच रहा है, खाद्य पदार्थ बाहर से इनको जो बाहर से जो इनको सप्लाई मिल रही है, जो सपोर्ट मिल रहा है, उसको रोक देंगे। इंटरनेट बंद कर देंगे इन लोगों का, इन लोगों की बिजली बंद कर देंगे, जिससे कि हम जो संकेत देना चाह रहे हैं वो संवाद स्पष्ट रूप से स्थापित हो सके। नंबर दूसरा है, अगला कदम होगा प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु यदि बात इतने तक नहीं रुकी और कुछ हिंसा हुई, लाठीचार्ज या गोली चलाने के आदेश यदि दिए गए, तो स्वास्थ्य सेवाओं को वहां पर पहले से ही हम बुला के रख लेंगे, एम्बुलेंस वगैरह को, फर्स्ट एड को, कि यदि कोई दिक्कत हुई हो तो यहीं कहीं इलाज भी करते जाएं। ठीक है, इसी के साथ इस प्रकरण में खुफिया एजेंसी ने बताया कि अस्त्र शस्त्र है। अब अस्त्र शस्त्र से मतलब गोला बारूद भी हो सकता है, बम भी हो सकते हैं, इसलिए एक विस्फोटक जांचकर्ता दस्ता उसको भी बुला के रख लेंगे, ताकि यदि कहीं बम वगैरह हुए तो उनकी भी चेकअप आसानी से किया जा सके। इन लोगों को अलर्ट पर रखा जाएगा कि सर जैसे ही मैं कॉल करूं आप यहां पर उपस्थित हों। अगला स्टैंड आपका क्या होगा कि निर्धारित समय सीमा की समाप्ति पर, जो आपने समय सीमा निर्धारित की थी उसकी समाप्ति पर गिरफ्तारी हेतु बल का प्रयोग किया जाएगा।
आपने पहले तैयारी कर ली कि यदि कोई कोई दिक्कत हुई तो मैंने स्वास्थ्य सुविधाएं बुला ली हैं, बम को विस्फोट करने डिस्फ्यूज करने वाले लोगों को बुला लिया है, बिजली विद्युत आपूर्ति बंद कर दी है। ठीक है, अब समय आ गया है कि बलपूर्वक कार्यवाही की जाए। ठीक है, तो निर्धारित समय पर यदि आपका संदेश नहीं माना गया तो आप अंदर घुस जाएंगे और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। इस गिरफ्तार करने के प्रोसेस में जो लोग बाधा डालने वाले लोग हैं उन पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जब आप गिरफ्तार करने जाएंगे तो जो लोग बीच में आएगा उसको हिरासत में ले लिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्यवाही अवश्य रूप से की जाएगी। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार गोला बारूद की मौजूदगी में अनायासी हिंसा भड़कने का संदेह है। अब ये बाई फैक्टर बता रहे हैं कि भैया खुफिया रिपोर्ट ने कहा था कि गोला बारूद हैं, तो यदि मुझे वहां पर ऐसा लगा कि यदि बम वगैरह है जो कि उन्होंने लगा दिया है और डिफ्यूज होने के चांसेस कम है, तो आप क्या करेंगे, कोर्ट से भी है एक बार मैं अपील कर सकता हूं कि मुझे थोड़े से और समय की जरूरत है, क्योंकि वहां पर स्थितियां ऐसी हैं जो कि अंडर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो शब्द रूप में देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार गोला बारूद की मौजूदगी में अनायासी ही हिंसा भड़कने का संदेह है, तो न्यायालय से कुछ और समय की मांग निर्दोष लोगों के जीवन व सुरक्षा हेतु की जा सकती है। ये आप लिख सकते हैं, इससे आपका प्रश्न एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। इसके बाद शहर में भाईचारे को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही में क्योंकि शहर में दंगा जो है वो आश्रम के आसपास है, गिरफ्तारी जो है वो आश्रम में करनी है, तो इसके लिए यहां पर ऐसे भी मैं प्रयास करूंगा ताकि यह मामला पूरे शहर में ना फैल सके, इस मामले का प्रभाव पूरे शहर में हिंसा दंगों के रूप में ना देखे, इसलिए भाईचारे को बनाए रखने के हर संभव प्रयास भी साथ साथ में किए जाएंगे। ये आपने पूरी कार्य योजना का अपनी का विवरण दे दिया। इसके बाद आप छोटा सा कंक्लूजन, इस प्रकार की कार्यवाही मेरे द्वारा समय की अनुकूलता के अनुरूप संपन्न की जाएगी। मतलब ये जो कार्यवाही मैंने बताई है समय अनुकूल रहा तो मैं इसी कार्यवाही का उपयोग करूंगा। यह प्रश्न इस प्रकार समाप्त होता है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप स्वयं को ये मान ही लें कि भैया मैं एसपी हूं, तभी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न था कि क्या लोगों की धर्म के प्रति अंधभक्ति, जो धर्म है उसके प्रति हम आंख बंद करके जो विश्वास करते हैं, वो अपराधों को आश्रय दे रही है? चर्चा कीजिए। चर्चा से मतलब है थोड़ा सा विस्तार दीजिए, इस बारे में गहन अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वास्तव में अंधभक्ति लोगों को अपराध की ओर धकेल रही है, मतलब जो अपराधों को पाल रही है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दें। अंधविश्वास व अंधभक्ति मनुष्य में अज्ञानता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह है कि यदि अज्ञानता है मनुष्य में तो वह अंधविश्वास और अंधभक्ति की ओर तेजी से अग्रसर होगा। कुछ तथाकथित धर्मगुरु मतलब जो नकली वाले हैं, कुछ तथाकथित धर्मगुरु इस अंधविश्वास व अंधभक्ति का सहारा लेकर ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अंधभक्ति की ओर इनको आकर्षित करते हैं, इस प्रकार के कार्यों को ये अंजाम देते हैं जो नैतिक रूप से उचित नहीं है और यह नैतिक रूप से सही नहीं है। अब चलिए मेन बॉडी पर चलते हैं और लिखते हैं। अब हम उनको चेक करने वाले को ये दर्शाना है कि सर हम केस स्टडी पर ही हैं, हम जीएस का उपयोग कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं, एथिक्स है, हम यहीं पर रुके हुए हैं। उक्त प्रकरण में भी यही दिखाता है कि आश्रम में अवैध गतिविधियां चल रही हैं। दैनिक जीवन में भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं। हमने प्रकरण का उदाहरण दे दिया कि सर प्रकरण में भी ऐसी बात कही गई है, तो इसके आधार पर ही हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम कुछ अपने अनुभवों को भी इनपुट करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कई बार अज्ञानी जनसमूह अर्थात हमने उन लोगों को टैग लगा दिया जो कि अंधविश्वास में आ जाते हैं, जिनके अंदर ज्ञान की थोड़ी सी कमी है, व्यवहारिक ज्ञान की। इन तथाकथित संप्रदायों के बहकावे में आ जाता है। यह जो जनसमूह है, ये तथाकथित जो संप्रदाय हैं जो कि अंधभक्ति को बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वासों को मानते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं और जाने अनजाने में उन गतिविधियों को अंजाम देने लगते हैं जो कि अनुचित हैं तथा जन कल्याण के मार्ग में बाधक होते हैं। ये संप्रदाय इस तरह के अनुचित कार्यों को करने लगते हैं जो जन कल्याण को रोकते हैं। कई आश्रम जो कि अवैध क्रियाओं में संलिप्त रहते हैं, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जो कि अवैध क्रियाओं में संलिप्त हैं। हमें उनका मालूम नहीं है कौन कौन से, लेकिन जो भी हैं जो इनमें संलिप्त हैं, वे इन जन समूह की भावनाओं को, संवेदनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।
कहाँ गया? संवेदनाओं को स्वयं की रक्षा हेतु ढाल के समान प्रयुक्त करते हैं। अर्थात ये जो आश्रम हैं जो गलत काम कर रहे हैं, वे इस विशाल जनसमूह की भावनाओं को और संवेदनाओं को स्वयं की रक्षा के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये उनको सेफगार्ड बनाते हैं। जैसे कि ये जो धर्मगुरु थे, इनने भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ लिया, और जब उनको गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो उनकी जनता सामने इनने खड़ा कर दिया उनको कि कोई भी आएगा आप उसे रोकना। तो ये क्या कर रहे हैं, उनको एक ढाल बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि इस प्रकरण में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने लिख दिया कि हाँ, जो अंधविश्वास एवं अंधभक्ति है वो इसको आश्रय दे रही है, अपराधों को, अनैतिक कार्यों को थोड़ा थोड़ा जो है वो आश्रय दे रही है। अब हमको इसका एक फैक्टर लिखा है, क्योंकि प्रश्न पूछा था क्या, तो क्या मैं आप जो वास्तव में सही है उसे आप 90% लिखें, और जो हो भी सकता है, जो नहीं भी हो सकता है, उसको 10% का वेटेज दें। तो आप आखिरी में लिख सकते हैं कि यह तथ्य सर्वथा भी उचित नहीं है कि जो अंधभक्ति और अंधविश्वास होता है वो हमेशा ही अपराध को जन्म दे, लेकिन अधिकांश मामलों में यही सही है कि भैया वो देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि अपराधी हमेशा इस ताक में रहते हैं कि उन्हें एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाए। क्योंकि इस तरह के अपराधी जो होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे एक सेफ गार्ड मिल जाए, जिससे कि यदि बात भविष्य में कुछ बात हो तो मैं इससे कवच का उपयोग करके बच के निकल सकूं। कि इस ताक में रहते हैं कि उन्हें एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाए। यह अज्ञानता और अंधविश्वास रूपी ढाल, मतलब जो लोगों की अज्ञानता है और अंधविश्वास है, यह उन लोगों के लिए ढाल यानी कवच के रूप में कार्य करती है और उन लोगों को बचाती है। क्योंकि धर्मगुरु इस बात का ही तो ज़्यादा फायदा उठाते हैं ना। उन्हें लोगों को अपने जाल में फंसा लिया कि सर ऐसी ऐसी बात होती है और प्रशासन वगैरह कुछ नहीं है, ये तो धर्म के मामले में रोड़ा डालने के लिए कार्य करते हैं। तो ये बात उन्होंने आपको सुबह ही बताई, और शाम को यदि वो गिरफ्तार करने आ गए तो आपके दिमाग में यही बात चलेगी कि गुरुजी ने कहा था कि प्रशासन जो है वो तो धर्म के रूप में रोड़ा है, और जो भी इस रोड़े को हटा देगा भगवान उसे ज़्यादा स्नेह करेंगे। तो बस लोग इस तरह भीड़ में एकत्रित हो जाते हैं और अंधभक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं। इस तरह आप इस प्रश्न को लिख सकते थे और यहाँ पर हम इसको समाप्त कर सकते थे। दोस्तों, ये हमने इस प्रश्न की एथिक्स का जो द्वितीय प्रश्न पत्र था उसकी केस स्टडी को सॉल्व किया है। आप इसी तरह केस स्टडी का निरंतर अभ्यास करते रहें, और जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो तो अंत्योदय एकेडमी हमेशा आपके साथ है। एक फ़ोन उठाइए और हमारे नंबरों पर कॉल कीजिए। आपको कभी भी कहीं भी कुछ दिक्कत हो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। और आप लोगों से अनुरोध है कि जो टेस्ट पेपर, जो टेस्ट सीरीज़ हमने प्रारंभ की है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आगामी मुख्य परीक्षा में आप सफलता की ओर बढ़ सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। प्रैक्टिस करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। धन्यवाद।